V15 अध्याय 141 फूलों का समुद्र कीड़ों को खा रहा है। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। शिनयंग स्पाइकी बीटल पर हमला करने में कामयाब रही। उसके पंजों में छिपी हुई सुनहरी बिल्ली जैसी छाया उस समय फट गई जब वह स्पाइकी बीटल के कमजोर स्थान से टकराए और कीट की गुदा में जा घुसी। शिनयंग की पूरी ताकत वाले इस प्रहार से स्पाइकी बीटल का शरीर फट गया। श्रेणी 3 का विदेशी कीट होने के बावजूद स्पाइकी बीटल को उसके कमजोर स्थान पर शिनयंग द्वारा पूर्ण प्रहार सहना पड़ा, जो एक गोल्ड फे के साथ बी रैंक पावर ऑफेंस प्रकार की स्पिरिट क्यूई पेशेवर थी। हालांकि वह अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन जाहिर है कि यह स्पाइकी बीटल की मौत से पहले उसका आखिरी प्रतिरोध था। जल्द ही स्पाइकी बीटल की जान चली गई और वह निश्चल होकर पड़ा रहा। झांग शियाओबाई ने तुरंत अपने खूनी जोंक को स्पाइकी बीटल का खून निकालने का आदेश दिया। खूनी जोंक लड़ाई के दौरान खून बहाकर अपनी खोई हुई सहनशक्ति को तुरंत पुनः प्राप्त कर सकता है। एलियन कीड़ों की लाशों द्वारा बनाई गई रक्षा पंक्ति का श्रेय मुख्य रूप से झांग शियाओबाई और खूनी जोंक को जाता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए खूनी जोंक द्वारा अपने तैलीय प्लाज्मा का उपयोग किए बिना किलेबंदी इतनी जल्दी नहीं बनाई जा सकती थी। इस समय तक सभी लोग लगभग 1 घंटे से कड़ी मेहनत कर रहे थे, जिसके कारण उनकी सहनशक्ति कम हो गई थी। हालांकि वे अभी भी लड़ते रहे, अपने दिलों में विश्वास और सुरक्षा के अलावा और किसी चीज पर भरोसा नहीं करते हुए, साथ ही जीने की इच्छा पर भी। झांग शियाओबाई के खूनी जोंक ने स्पाइकी बीटल का खून चूस लिया। उसके अम्लीय खून की वजह से खूनी जोंक को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उसने अपनी सहनशक्ति को काफी हद तक ठीक कर लिया। फिर झांग शियाओबाई ने खूनी जोंक को उस किले पर स्पाइकी बीटल को भरने का आदेश दिया, जहां स्पाइकी बीटल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कांटेदार भरिंग का खोल बाहर की ओर था और उसके कांटे उसमें घुसने वाले निम्न श्रेणी के विदेशी कीटों को छेद देते थे, बिल्कुल कैंडीड नागफनी की छड़ियों की तरह। ऐसा प्रतीत होता है कि स्पाइकी बीटल ने किलेबंदी में बहुत योगदान दिया था। रात के गुंबद के नीचे युद्ध शुरू हुआ। लिन युआन को पूरी तरह से महसूस हो गया था कि सभी में बहुत कम सहनशक्ति बची थी। न केवल फ्रंट लाइन डिफेंस थोड़ा कठिन हो गया था, बल्कि पीछे कांस्य और रजत फे के साथ लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर भी पहले की तुलना में बहुत तेज गति से घूम रहे थे। इससे पहले कि उनकी ताज़ा चोटें ठीक हो पाती, उन्हें नियंत्रण में लेना पड़ा। उनकी पुरानी चोटों के साथ साथ उनकी ठीक न हुई ताज़ा चोटों के कारण हर कोई मुश्किल से अब और टिक सकता था। हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर दुर्लभ थे, जिनमें स्पिटिंग टर्टलडोव जैसे कांस्य फे वाले लोग भी शामिल थे। इन हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों ने पहले ही अपने शरीर में स्पिरिट क्यूई को समाप्त कर दिया था। उस समय लिन युआन को अचानक एक अंतरंग अभिवादन प्राप्त हुआ जो उसके आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र से आया था। रेड थॉर्न अपने विकास से जाग गया था और लिन युआन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये सही समय पर जाग गया था। लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के रेड थॉर्न को बुलाया। उसके हाथ में एक अजीबोगरीब पौधा दिखाई दिया जो करीब 2 मीटर लंबा था। पौधे के बीच में एक बड़ा गोला उगाया था, जिसके गोले पर नुकीले दांत थे। हर नुकीले दांत को खोलने पर खून से लथपथ मुंह दिखाई देता था। रेड थॉर्न का मुंह कांस्य में विकसित होने के बाद और भी शक्तिशाली हो गया था। बड़े लेकिन परतदार मांस जैसे फूल माउथ ऑफ रिलिंक्विश के ऊपर उगाए। फूल सिलवटों से ढके हुए थे और उनमें एक अजीब सी खुशबू थी। सभी प्रकार के आयामी जीवन रूपों के मांस से निकलने वाले मजबूत एसिड जिन्हें रेड थॉर्न ने पचाया और निकाला था, पाचन गुहा में भर गए। एसिड न केवल रिलिंक्विश के मुंह को पाचन में मदद कर सकता था, बल्कि पाचन गुहा पर उगने वाले बड़े गुलाब के आकार के फूलों द्वारा इसे बाहर भी निकाला जा सकता था। पहले उगने वाली 18 बेलें अब 7 या 8 मीटर लंबी हो सकती थीं। वे कलाई जितनी मोटी थीं और उन पर उगने वाले कांटों में भी कई अनियमित दांतेदार किनारे थे। बाहरी नई बेलें अंगूठे जितनी मोटी थीं। न केवल उनके ऊपर कांटे थे, बल्कि ये कांटे खोखले भी थे। लक्ष्य पर वार करते समय रेड थॉर्न की पाचन गुहा में एसिड को भी इंजेक्ट किया जा सकता है। रेड थॉर्न अब एलीट में होने के बाद से ज्यादा एक हत्या मशीन की तरह था। हालांकि ये वह कारण नहीं था जिसकी वजह से लिन युआन को रेड थॉर्न पर भरोसा था, बल्कि यह माउथ ऑफ रिलिंक्विश पर मांस जैसे फूलों की नई परतों की वजह से था। यह एक ऐसा अंग था जो नए विशिष्ट कौशल के आधार पर विकसित हुआ था जब रेड थॉर्न कांस्य में विकसित हुआ था। बीजाणु गुहा। लिन युआन चिल्लाया, अग्रिम पंक्ति में सभी लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवर, पीछे हट जाओ। पीछे के लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवरों की रक्षा करो। जिनके पास गोल्ड फे हैं, वे विदेशी कीड़ों को मारने पर ध्यान केंद्रित करें। यह न जानते हुए भी कि लिन युआन ने ऐसा आदेश क्यों दिया था, लिन युआन पर उनके सहज विश्वास ने उन्हें चौकड़ी सहित एक ही समय में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रेड थॉर्न ने लिन युआन को बहुत दिनों से नहीं देखा था। लिन युआन के लिए रेड थॉर्न ने जो चिकनी बेल विकसित की थी, उसमें कोई नुकीली कांटे नहीं थे। उसने अपनी कलाई पर लपेटी हुई थी, जो रेड थॉर्न के स्नेह को व्यक्त कर रही थी, जिसमें बहुत अधिक बुद्धि नहीं थी।
लिन युआन ने इस चिकनी बेल को पकड़ लिया और कहा, लाल कांटा, अपने दिल की इच्छानुसार बीजाणुओं को छोड़ो और जितने भी विदेशी कीड़े हो सके उन्हें खा जाओ। रेड थॉर्न ने अपनी खुशी तब व्यक्त की जब उसने हर जगह विदेशी कीटों की लाशें और पास ही में अनगिनत विदेशी कीटों को देखा। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय ज़र्गनेट। Inappropriate outfits Lauren Boebert has been caught wearing. Caroline Levitt's public makeup fail is only one of many. सरल चित रेड थॉर्न की राय में ये विदेशी कीड़े भोजन थे जो लिन युआन ने उसके जागने के बाद उसे भेजा था। रिलिंक्विश के मुंह पर बीजाणु गुहा हिल गया। परतदार मांस जैसी पंखुड़ियों से निकले प्रत्येक बीजाणु विदेशी कीट शवों की ओर उड़ गए और जल्दी से जड़ें जमा लीं। कुछ ही सेकंड में रेड थॉर्न के बीजाणुओं ने विदेशी कीट शवों की ऊर्जा को खत्म कर दिया। परिणामस्वरूप लाल कांटे का एक सिकुड़ा हुआ संस्करण विकसित हुआ जिसमें केवल एक पाचन गुहा थी तथा कई लताएं उगईं। इन बीजाणुओं के शिशु रेमेज से प्रकंद विकसित हुए और शीघ्र ही एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करने लगे। रेड थॉर्न के सबसे करीबी कुछ रामेट विदेशी कीट शवों की किलेबंदी रेखा पर स्थित थे और सबसे मजबूत रामेट बीजाणुओं से विकसित सभी नए बच्चे रामेटों से जुड़े हुए थे। इन कुछ मजबूत रामेटों ने अपनी जड़ें रेड थॉर्न की जड़ों के ऊपर रख दी और उस ऊर्जा को आगे बढ़ाया जो शिशु रामेट कीटों के समुद्र से खींच रहे थे। जबकि भीड़ 1 घंटे से अधिक समय तक बचाव कर रही थी, बाल रामेट्स ने तेजी से कीड़ों के शवों को खाली कर दिया। रेड थॉर्न लगातार बीजाणु छोड़ रहा था और नए बच्चे पैदा कर रहा था। पहले से बड़े हो चुके बच्चे रामेट भी 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से लगभग 2 मीटर तक अधिक मजबूत होते जा रहे थे। पाचन गुहा के गुलाब के आकार के फूल जब खुलते थे तो अधिकांश विदेशी कीटों को निगल सकते थे। प्रत्येक बच्चे के पेट में एक पाचन गुहा थी जिसमें बड़े और नाजुक लाल गुलाब जैसे फूल थे। इस रात्रि आकाश के नीचे फूलों के बढ़ते समुद्र में तीखी कांटों वाली सर्पीली बेलें छिपी हुई थीं। ये दृश्य सुंदर होते हुए भी विचित्र और भव्य था। जब फूलों का ये समुद्र विदेशी कीटों के शवों को तेजी से पचा रहा था तो उसने विदेशी कीटों को भी अपने साथ बहाकर ले जाना शुरू कर दिया। ज्यादातर विदेशी कीट ग्रेडलेस या सामान्य थे। ऐसे विदेशी कीट इन बच्चों के लिए पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी थे। फूलों का सागर विदेशी कीटों के सागर की ओर फैल गया, उन्हें सबसे शानदार भोजन मानते हुए। मिलस्टोन टाउन के लोग चौकड़ी सहित फूलों के शानदार समुद्र के अचानक प्रकट होने पर अचंभित थे। जब उन्होंने लिन युआन और रेड थॉर्न के ऑर्टेट को देखा तो वे मदद नहीं कर सके और निगल गए। बैलें नाच रही थीं और कीड़ों का समुद्र फूलों के बीच टहल रही थी और हवा में लगातार जलवाष्प पैदा हो रही थी जिससे धुंधली ठंडी धुंध बन रही थी। जब सभी ने फूलों के इस समुद्र को कीटों की अंतहीन लहर से टकराते और उन्हें जी भरकर मारते हुए देखा तो उनके गले में जकड़न महसूस हुई। हालांकि मिलस्टोन टाउन के लोगों को अचानक अपनी तनावपूर्ण भावनाओं में राहत महसूस हुई। कम से कम फूलों का समुद्र अब कीटों के ज्वार के साथ गतिरोध में था, जिससे उन सभी को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। जब एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के चौकड़ी ने लिन युआन के बगल में रेड थॉर्न के ऑर्टेट को देखा और फिर उसे देखा तो वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि वह वास्तव में आश्चर्य से भरा व्यक्ति था। हर महत्वपूर्ण क्षण में, चाहे वह पिछली टोही हो, उसकी परी में आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने की क्षमता हो या ये तथ्य कि वह अग्रिम पंक्ति को ठीक कर सकता है, लिन युआन हमेशा आगे आ सकता था। और अब जब हर कोई अब और अधिक टिकने में असमर्थ था तो उसने एक अजीब पौधे के जीवन रूप को बुलाया और कीट ज्वार की गति को नियंत्रित किया। शिन यंग ने लिन युआन के हाथ के पास रेड थॉर्न के ऑर्टेट को देखा। वह समझ सकती थी कि ये 2 मीटर लंबा अजीब पौधा जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था बहुत शक्तिशाली नहीं था। इसकी युद्ध क्षमता केवल कांसे के बराबर थी। हालांकि इस पौधे की क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कीटों के ज्वार को दबाने के लिए ही पैदा हुआ था। शिन यंग ने पहले भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, इसलिए उसके मन में इस बारे में ज्यादा विचार थे। जब उसने फूलों के समुद्र में सामान्य बच्चों के रामेट्स और ऑर्टेट के बगल में कुलीन रामेट्स को देखा तो उसे गहराई से लगा कि लिन युआन का पौधा जीवन रूप भयानक था। यदि इसका ग्रेड डायमंड तक पहुंच गया तो प्लेटिनम रैमेट्स और अनगिनत गोल्ड चाइल्ड रैमेट्स में किस प्रकार की मारक शक्ति होगी। यदि ऐसा है तो क्या यह अकेले ही श्रेणी 3 के कीट ज्वार को दबाने में सक्षम नहीं होगा। लिन युआन को नहीं पता था कि शिन यंग क्या सोच रही थी, वरना वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराता। अब यह उसके लिए कठिन था क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो रही थी, जबकि लाल कांटा लगातार रिलिंक्विश के मुख की सबसे ऊपरी मांस जैसी पंखुड़ियों से बीजाणु छोड़ रहा था। इससे पहले कि लिन युआन इसे सहन कर पाता, उसने चुपचाप अपनी पीठ पर आत्मा क्यू छाप को सक्रिय कर दिया। स्पिरिट क्यू ई इम्प्रिंट की आध्यात्मिक शक्ति लगातार रेड थॉर्न के बीजाणुओं को छोड़ने में सहायता कर रही थी, जिससे फूलों का समुद्र और भी शानदार हो गया। ये सब ब्लैकी के विशेष कौशल की बदौलत था। अन्यथा भले ही रेड थॉर्न के पास ऐसी क्षमता हो, लिन युआन के शरीर की आध्यात्मिक शक्ति टिक नहीं सकती थी। एक और बात यह थी कि रेड थॉर्न के बीजाणुओं को बाल रामेट में विकसित होने की आवश्यकता थी।
यदि बाल रामेट विकसित होना चाहते थे तो उन्हें मांस ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। इन विदेशी कीटों को मारने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद। रेड थॉर्न के जारी बीजाणु जल्दी से फूलों के समुद्र में बदल सकते थे। हालांकि शिन यंग सही थी। अगर रेड थॉर्न सच में डायमंड पर था और लिन युआन के शरीर में बड़ी संख्या में कीटों की लाशें और पर्याप्त स्पिरिट क्यूई के आधार पर फूलों का समुद्र वास्तव में अकेले क्लास 3 की ज्वार का विरोध कर सकता था। शिन यंग ने फूलों के समुद्र के किनारे लिन युआन की शानदार आकृति को देखा और उसे पता चल गया कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। फिर उसने अपने पीछे सभी को देखते हुए अपनी आंखें केंद्रित कर लीं। जो लोग अभी भी विदेशी कीड़ों को मार सकते हैं वे मेरे पीछे आएं। उसने देखा था कि फूलों का ये समुद्र सामान्य से नीचे के कीटों को नियंत्रित कर सकता है और सामान्य कीटों के साथ गतिरोध में रह सकता है। अगर इसका सामना कुलीन कीटों से होता है और वे संघर्ष करते हैं, भले ही बालरामेट की कांटेदार बेलें कुलीन कीटों के खोल को भेद सकती हैं और मजबूत संक्षारक रक्त छोड़ सकती हैं, वे आसानी से बालरामेट की बेलों को तोड़ सकते हैं और उन्हें कुचल भी सकते हैं। इसलिए फूलों का समुद्र एलीट एलियन कीटों के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं था। फिर भी एलीट एलियन कीट अभी भी बालरामेट्स के केंद्रित हमलों के तहत नष्ट हो सकते थे। स्वाभाविक रूप से फूलों का समुद्र सिल्वर फे के बराबर वर्ग 2 कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उन्होंने फूलों के समुद्र में उत्पात मचाया और जल्द ही उसे नष्ट कर दिया। शिन यंग, झांग शियाओबाई, टैन रान और 2 अन्य स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स ने गोल्ड फे के साथ फूलों के समुद्र में सभी क्लास 2 एलियन कीटों को मारने की पूरी कोशिश की। जब उन्हें कुछ क्लास 1 कीटों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने रेड थॉर्न पर दबाव कम करने के लिए उन्हें मार दिया और उसे अधिक बीजाणु बाहर निकालने की अनुमति दी, जिससे फूलों का समुद्र बढ़ गया। ये लिन युआन की आध्यात्मिक शक्ति की खपत को बचाने के समान था। वास्तव में फूलों के समुद्र की क्षति की डिग्री को मौजूदा स्थिति के लिए केवल मामूली माना जा सकता है। वहां बस बहुत सारे सामान्य और नीचे के कीड़े थे जो कि बच्चे के रामेट के पोषक तत्वों के संभावित स्रोत भी थे। कुछ शुरुआती बाल रामेट की लंबाई करीब 1 मीटर तक थी। लगभग रामेट की डिग्री तक पहुंचने के बावजूद बाल रामेट की युद्ध शक्ति एक एलीट के करीब थी। ऐसे बाल रामेट को सामान्य कीटों पर हमला करने के लिए बेलों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वे संक्षारक गुहा पर फूल को सर्पिल रूप से खोल सकते थे और आसानी से उन्हें खाने से पहले अंदर के तीखे दांतों को प्रकट कर सकते थे। संक्षारक गुहा में एसिड की एक बड़ी मात्रा भी खाए गए कीड़ों को जल्दी से पचा सकती है, उन्हें ऊर्जा में बदल सकती है। ऊर्जा का एक हिस्सा रेड थॉर्न के ऑटेट को दिया जाएगा। बाल रामेट शेष ऊर्जा को स्वयं अवशोषित करेंगे, जो फिर उन्हें और भी मजबूत बना देगा। इसी समय रेड थॉर्न के ऑटेट ने अभी भी लगातार बीजाणु जारी किए जो फूलों के समुद्र के प्रभुत्व को फैलाते रहे। ये बीजाणु फूलों के समुद्र के क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी तेजी से भर देते थे। चूंकि बाल रामेट्स के प्रकंद आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए यदि फूलों का समूह छोटे विदेशी कीटों को भी मार देता तो पोषण इन प्रकंदों के आधार पर साझा होता। अगर उन्हें फूलों के समुद्र में तबाही मचाने वाले कुछ कीटों का सामना करना पड़ा तो रेड थॉर्न तुरंत ऊर्जा जुटाएगा। यह उस उत्पात मचाने वाले विदेशी कीट के पास मौजूद कई बाल रामेटों को ऊर्जा प्रदान करेगा। ये बाल रामेट तेजी से ऑटेट की ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और एलीट रामेट में विकसित होंगे। रेड थॉर्न कांस्य तक पहुंच गया था, इसलिए इसके रामेट्स अभिजात वर्ग के थे। अनेक रामेट वर्ग 1 के विदेशी कीटों को घेर लेते थे और उनकी ऊर्जा की पूर्ति के लिए उन्हें खा जाते थे। फूलों के समुद्र और कीट ज्वार के बीच गतिरोध इसलिए था क्योंकि पहले वाले का पलड़ा भारी था। फूलों के समुद्र के पोषक तत्व कीट ज्वार से आते थे, लेकिन बाद वाले पहले वाले से कोई पोषक तत्व नहीं ले पाते थे। फिर भी वहां बहुत सारे कीड़े थे। भले ही फूलों का समुद्र सभी मौजूद कीड़ों को निगल जाए, फिर भी बहुत सारे कीड़े एक अंतहीन धारा की तरह आ रहे थे। फूलों की लताओं का समुद्र नाच रहा था और विदेशी कीड़े फुफकार रहे थे। गतिरोध करीब 1 घंटे तक चला था और भीड़ की नज़र में ये सबसे खूबसूरत नतीजा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की गतिरोध स्थिति में घायलों और उनके फे को स्वस्थ होने का मौका मिल सकता था। घायल लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर और फे अभी भी उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के उपचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। लिन युआन की आत्मा संग्रह गोल्डफिश ने अब लूपिन रूपर आत्मा इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय इसने उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों की समाप्त हो चुकी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भर दिया। परिणामस्वरूप उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवरों के पास अपनी क्षमताओं को उन्मुक्त करने और उन लड़ाकों को ठीक करने के लिए पर्याप्त आत्मा क्यूई थी जो पुरानी और नई चोटों के बीच बारी बारी से थे। घंटे की और गतिरोध के बाद फूलों के समुद्र के किनारे अचानक एक हरा चमकीला कीट दिखाई दिया। यह विशाल विदेशी कीट द्वितीय श्रेणी 3 का विदेशी कीट था जिसे एसिड टेपवर्म कहा जाता था। जब सभी ने एसिड टेपवर्म को देखा तो उन्हें राहत मिली, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता भी थी। क्लास 1 और क्लास 2 के एलियन कीटों को मारते समय गोल्डफे के साथ लड़ाकू क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित करने और सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने की आवश्यकता थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि किस कीट के शरीर में छिपा हुआ हत्यारा क्लास 3 हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन है। ये कभी भी अचानक हमला कर सकता था। एसिड टेपवर्म के प्रकट होने के बाद से केवल क्लास 3 हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन ही बची थी। सभी लोग अपनी रक्षात्मक स्थिति में पीछे हट गए तथा एकजुट होकर एसिड टेपवर्म से निपटने के लिए तैयार हो गए। एसिड टेपवर्म की रक्षात्मक शक्ति मजबूत नहीं थी, यहाँ तक कि क्लास 1 कीट के बराबर भी नहीं थी। फिर भी यह अपने शरीर में हरे रंग के अम्लीय संक्षारक तरल के कारण भयानक था, जो बाहर निकलने पर रेत और मिट्टी को भी संक्षारक कर देता था। अगर गोल्डफे भी इस एसिड के संपर्क में आ जाए तो उसके मांस का एक बड़ा हिस्सा जंग खा जाएगा। अगर यह ज्यादा एसिड से ढका हो तो इसकी जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। जैसे ही शिनयंग, झांग शियाओबाई, टैन रैन, मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा के अध्यक्ष और एक मध्यम आयु वर्ग के विदेशी व्यक्ति एसिड टेपवर्म पर हमला करने के लिए तैयार हुए, रेड थॉर्न अचानक उत्साहित हो गया। लिन युआन को जल्द ही समझ आ गया कि उसने रेड थॉर्न की अचानक उत्तेजना और तीव्र भावनाओं की लहरों को क्यों महसूस किया। रेड थॉर्न ने शायद अपनी पसंदीदा स्वादिष्टता को पहचान लिया था। पत्ती के आकार का डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स जो कि चंद्र महारानी ने लिन युआन को दिया था, उसमें भारी मात्रा में आयामी जीवन रूपी मांस था। विभिन्न प्रकार के आयामी जीवन रूपों का मांस खाने के बाद रेड थॉर्न धीरे धीरे अधिक चयनशील हो गया। लिन युआन के अवलोकन के आधार पर रेड थॉर्न को ऐसे आयामी जीवन रूपों का मांस खाना पसंद था जिनके रक्त में बहुत अधिक अम्ल होता था। स्वाभाविक रूप से विदेशी कीट के मांस में सबसे अधिक अम्लता होती थी। एसिड टेपवर्म का शव हमेशा से डायमंड लीफ के आकार के फिश स्टोरेज बॉक्स में था और रेड थॉर्न उसके क्लास 3 मांस को खाकर लार टपका रहा था। हालांकि लिन युआन ने रेड थॉर्न को उसे खाने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेड थॉर्न पहले एलीट में था। अगर उसने क्लास 3 एसिड टेपवर्म खा लिया तो वह उसे पचा नहीं पाएगा और एसिड टेपवर्म की तेज अम्लता से घायल हो जाएगा। अब जबकि रेड थॉर्न ने एसिड टेपवर्म को देखा था, लिन युआन की कलाई के चारों ओर लिपटी उसकी बेल हिल गई। यह उस पिल्ले की तरह था जो स्वादिष्ट चीज देखकर अपने मालिक से दयनीय ढंग से अपनी दुम हिलाकर विनती करता है। लिन युआन ने फूलों के समुद्र के किनारे एसिड टेपवर्म को देखते हुए सिर हिलाया। जब रेड थॉर्न एलीट में था तो लिन युआन उसे ज्यादा से ज्यादा सिल्वर डायमेंशनल लाइफ फॉर्म का मांस खिलाता था। अब जब वह कांस्य तक पहुंच गया है तो उसके लिए कुछ गोल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म का मांस खाना ठीक रहेगा। रेड थॉर्न की जड़ें, जो जमीन पर जमी हुई थीं, अचानक ऊर्जा के साथ फूट पड़ीं। इस ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने लिन युआन को अपने पैरों के नीचे जमीन में हवा की एक परत बनने का एहसास कराया। यह ऊर्जा वह थी जो बालक रामेट्स ने भारी मात्रा में विदेशी कीटों के मांस से प्राप्त की थी। उस समय रेड थॉर्न ने उस ऊर्जा को एसिड टेपवर्म के पास मौजूद बच्चे के रैमेट्स में बदल दिया और वे तेजी से 1.5 मीटर लंबे रैमेट्स में बदल गए। इन रैमेट्स में शिखर एलीट फे की क्षमता थी, जो रेड थॉर्न के रैमेट्स की सीमा थी। एसिड टेपवर्म के पास मौजूद लगभग 100 रैमेट्स ने उस पर अपनी कांटेदार बेलें लहराईं। जब एसिड टेपवर्म को हमले का आभास हुआ और वह एसिड थूकने वाला था तो लिन युआन ने अपना हाथ उठाया, स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट की आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की क्षमता साइलेंस स्केल पाउडर को मुक्त कर दिया। साइलेंस स्केल पाउडर नीचे उतरा और एसिड टेपवर्म पर चिपक गया, जिससे उसे एसिड बाहर थूकने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया। वास्तव में जब एसिड टेपवर्म एसिड थूकता है तो साइलेंस स्केल पाउडर का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसे दुनिया में मौजूद आत्मा क्यूई से संवाद करने की जरूरत नहीं होती। वह बस अपने शरीर से एसिड छोड़ता है। हालांकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के विशेष कौशल स्केल पाउडर हेलो ने बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। एसिड टेपवर्म के शरीर की हरी रोशनी को प्रतिबिंबित करने वाले स्केल पाउडर के कारण होने वाले प्रकाश प्रदूषण ने उसे चक्कर आने पर मजबूर कर दिया। लिन युआन चाहता था कि स्केल पाउडर हेलो से उसे थोड़ी देर के लिए चक्कर आए। जैसे ही एसिड टेपवर्म को चक्कर आया, शीर्ष एलीट रैमेट्स ने उसे लपेट लिया और बेलों की कांटें उसकी कमजोर एपिडर्मिस में चुभ गईं। बेलें जल्द ही एसिड टेपवर्म पर मजबूती से चिपक गईं और उसे किनारे से खींचकर फूलों के समुद्र के भीतर ले गईं। रेड थॉर्न के शीर्ष एलीट रैमेट्स ने एसिड टेपवर्म की कमजोर पारदर्शी एपिडर्मिस को फाड़ दिया, जिससे भारी मात्रा में हरा एसिड बाहर निकल आया और फूलों के समुद्र में बच्चे रैमेट्स पर गिर गया। सामान्य से नीचे के बाल रैमेट्स पर अम्ल के स्पर्श से तुरंत ही जंग लग गई और वे मुरझा गए, जबकि सामान्य बाल रैमेट्स अधिक समय तक नहीं टिके, वे पीले पड़ गए और धीरे धीरे पूरी तरह से जंग खा गए। हालांकि एलीट रैमेट्स इस शक्तिशाली संक्षारक एसिड को सहन कर सकते थे। रेड थॉर्न ने भारी मात्रा में विदेशी कीटों का मांस चूसा था, इसलिए उसमें विदेशी कीटों के रक्त में उपस्थित अम्ल के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षमता थी। रेड थॉर्न के शरीर में मौजूद शक्तिशाली पाचन तरल पदार्थ अत्यधिक अम्लीय आयामी जीवन रूपों के मांस को खाने का परिणाम थे। अभिजात वर्ग के रैमेट्स ने संक्षारक गुहा पर गुलाब के आकार के फूलों को घुमाया और अंदर के तीखे दांतों को प्रकट किया। तीखे दांतों ने तुरंत एसिड टेपवर्म की एपिडर्मिस को काट डाला।
उसी समय संक्षारक गुहा उसके शरीर में घुस गई और एसिड टेपवर्म के एसिड को बड़ी मात्रा में तेजी से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने सारी ऊर्जा ऑर्टेट में स्थानांतरित कर दी। जब रैमिट्स एसिड टेपवर्म के एसिड को खा रहे थे, तब रैमिट्स द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के कारण ऑर्टेट का माउथ ऑफ रिलिंक्विश थोड़ा अधिक अम्लीय हो गया। लिन युआन के साइलेंट स्केल पाउडर और रेड थॉर्न के हमलों की बदौलत ये श्रेणी 3 एसिड टेपवर्म नष्ट हो गया। इसकी मृत्यु के लिए 3 कारण जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। लिन युआन द्वारा साइलेंट स्केल पाउडर का अप्रत्याशित उपयोग, हमला करने के लिए फैलाए गए फूलों का सागर, और एसिड टेपवर्म का कमजोर स्थान। स्वाभाविक रूप से लिन युआन की हरकतों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक क्लास 3 एलियन कीट था जो गोल्डफे के बराबर था। तान रैन खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका। लिन युआन एक महान सामाजिक अभिजात वर्ग है ना? तान रैन की बातें सुनकर झांग शियाओबाई ने अपना सिर खुजलाया और पूछा, तान रैन, सामाजिक अभिजात वर्ग क्या है? शिन यंग ने झांग शियाओबाई की मूर्खतापूर्ण नज़र को देखा और समझाने से पहले अपनी आंखें घुमाईं। आप नहीं जानते कि सामाजिक अभिजात वर्ग क्या है? वे लोग हैं जो समाज में सभी को इकट्ठा करने, उन्हें संपीड़ित करने, निकालने, छानने और कई बार दोहराने के बाद बचे रहते हैं। शिन यंग के स्पष्टीकरण ने झांग शियाओबाई को अचंभित कर दिया। क्या ये गंदा नहीं है? अज्ञात था कि झांग शियाओबाई का दिमाग वास्तव में रचनात्मक था या वह जानबूझकर सभी को हल्का फुल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। किसी भी मामले में मिलस्टोन टाउन की शहर की दीवारों के नीचे हर किसी का तनाव दूर हो गया था। शिन यंग के अलावा बाकी लोग दिल खोलकर हंस रहे थे। हालांकि शिन यंग को केवल यह महसूस हो रहा था कि उसकी मुट्ठी फिर से खुजली करने लगी थी। उसी समय घटनाक्रम में अचानक परिवर्तन आ गया। झांग शियाओबाई ने मूल रूप से अपने सिल्वर गेल मसल को अपनी मूल क्षमता फोर्सफुल विंड ब्लेड को फायर करने का आदेश दिया था, ताकि एक विदेशी कीट को मार दिया जा सके जो फूलों के समुद्र के भीतर चीजों को नष्ट कर रहा था। जब फोर्सफुल विंड ब्लेड ने क्लास 1 एलियन कीट को काटा तो उसे एलियन कीट को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए था। हालांकि फोर्सफुल विंड ब्लेड ने ऐसा महसूस किया जैसे उसने किसी धातु की प्लेट को काट दिया हो और धातु की स्पष्ट टक्कर हुई। उसी समय श्रेणी 1 के विदेशी कीट के शरीर से अचानक 2 मीटर लंबी काली लोहे की रेखा निकली और सीधे झांग शियाओबाई के हृदय की ओर बढ़ी। झांग शियाओबाई को क्लास 1 एलियन कीट से ज्यादा दूर नहीं माना जाता था और वह 15 मीटर से भी कम दूरी पर था। हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन को यह दूरी तय करने में बस पलक झपकने की जरूरत थी। जब लिन युआन ने क्लैंक की आवाज़ सुनी तो उसे पता चल गया कि यह अच्छी नहीं है। उसने जानबूझकर रेड थॉर्न को झांग शियाओबाई के सामने बड़ी मात्रा में एलिट्रैमिट्स उगाने का आदेश दिया। दुर्भाग्यवश उत्पादित एलिट्रैमिट्स को हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन द्वारा तुरंत भेद दिया गया और वे इसके सीधी रेखा के जोर को रोक नहीं सके। 15 मीटर की दूरी के भीतर रेड थॉर्न ने 6 एलिट्रैमिट्स का उत्पादन किया था। प्रत्येक एलिट्रैमिट्स के संक्षारक गुहा में एक कटोरे के आकार का छेद था और यह हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन द्वारा की गई चोट थी। हालांकि जब लिन युआन के बचाव के कारण हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन एक पल के लिए रुकी तो झांग शियाओबाई प्रतिक्रिया करने में सक्षम थी। शिन यंग ने भी झपट्टा मारकर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। सदमे और गुस्से के कारण शिन यंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने पंजों से सारी ताकत निकाल दी। तीखे पंजे तुरंत हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन पर टूट पड़े और धातु की टक्कर हुई। ये सौभाग्य की बात थी कि शिन यंग का पूरा हमला हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन के हमले की दिशा को बदलने में सक्षम था। यह मूल रूप से झांग शियाओबाई के दिल को निशाना बना रहा था, लेकिन अब इसकी दिशा थोड़ी बदल गई थी। आश्चर्यजनक रूप से हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन ने दिशा बदलने के लिए अपने शरीर को बलपूर्वक घुमाया और फिर भी झांग शियाओबाई की ओर भेदा। लेकिन जब झांग शियाओबाई ने चकमा दिया तो हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन झांग शियाओबाई के दिल को ठीक से भेदने में कामयाब नहीं हुई। इसके बजाय ये झांग शियाओबाई के कंधे की हड्डी को भेद गई। जब हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन कंधे की हड्डी में घुसी तो वह धीरे से मुड़ गई और उसका आयरन लाइन शरीर एक साथ इकट्ठा हो गया। इस संक्षिप्त संपर्क के कारण झांग शियाओबाई का पूरा हाथ जमीन पर गिर गया। झांग शियाओबाई, बड़े भाई जियाओबाई, आपकी बाँह। झांग शियाओबाई। घटनाओं के इस अचानक परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। अगर लिन युआन और शिन यंग की तेज प्रतिक्रियाएं न होती तो झांग शियाओबाई का दिल हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन से भेदा गया होता और वह अब एक बेजान लाश बन गया होता। हालांकि भले ही लिन युआन और शिन यंग ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया की होती, फिर भी झांग शियाओबाई अपना हाथ नहीं बचा सकता था। दरअसल झांग शियाओबाई ने सिर्फ अपना हाथ नहीं खोया था, कटा हुआ हिस्सा स्कैपुला से शुरू हुआ था। झांग शियाओबाई अब इतने दर्द में था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह ठंडे पसीने से भीग गया था। उसका दूसरा हाथ अभी भी उसके घाव को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में ताज़ा खून बह रहा था। 10 उंगलियां पूरे कंधे को भी नहीं ढक पा रही थीं, पूरे हाथ की तो बात ही छोड़िए। दर्द इतना तीव्र था कि झांग शियाओबाई की दृष्टि काली पड़ गई और वह लगभग गिर पड़ा। हालांकि
झांग शियाओबाई की दृष्टि काली पड़ने से पहले एक और तीव्र दर्द ने झांग शियाओबाई के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसके पास अपने घाव को ढकने की भी ताकत नहीं थी। हमेशा आक्रामक रहने वाली शिनयंग झांग शियाओबाई को अचानक एक हाथ खोते हुए देखकर बेजान सी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं और उसकी आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे। जिस क्षण झांग शियाओबाई ने अपना हाथ खो दिया, शिनयंग को पता चल गया कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। भले ही वे इसकी ज्वार से बच निकलने में सक्षम थे, लेकिन झांग शियाओबाई का हाथ कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की एस टूर्नामेंट आधिकारिक टीम का मुख्य सदस्य रेडियंस 100 सीक्वेंस #18 व्हाइट डेविल था। शिनयंग जानती थी कि व्हाइट डेविल भी कटे हुए अंगों को फिर से नहीं उगा पाएगा। रेडियंस फेडरेशन में हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर पहले से ही दुर्लभ थे और कुछ ही उच्च रैंक वाले हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे। भले ही एक्सट्रीम गिल्ड क्लब किंग क्लास हीलिंग टाइप पेशेवर को आमंत्रित करने में सक्षम था, फिर भी वे झांग शियाओबाई के कटे हुए हाथ को फिर से नहीं उगा सकते थे। जिन लोगों को राजा श्रेणी के विशेषज्ञ माना जा सकता था, वे थे जिनके पास कम से कम एक काल्पनिक नस्ल थी और वे ए रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर भी थे। केवल ऐसे विशेषज्ञों को ही राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में जाना जा सकता था। राजा श्रेणी के विशेषज्ञ का निर्धारण अब सिर्फ स्पिरिट क्यूई पेशेवर रैंक या फे की ताकत से नहीं होता था, ये दोनों कारकों का संयोजन था। बहुत सारे स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे जो ए रैंक के थे, लेकिन उनके पास फैंटेसी ब्रीड फे नहीं थे, इसलिए उन्हें राजा श्रेणी के विशेषज्ञ नहीं माना जाता था। जहां तक उन स्वर्गीय विलक्षण लोगों की बात है, रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों की तरह उनके पास फैंटेसी ब्रीड फेस थे, लेकिन उनकी स्पिरिट क्यूई पेशेवर रैंक अभी तक ए रैंक पर नहीं थी, इसलिए उन्हें राजा श्रेणी के विशेषज्ञ भी नहीं माना जाता था। राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को रेडियंस फेडरेशन में शीर्ष कुछ विशेषज्ञ माना जाता था और ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा राजा श्रेणी के विशेषज्ञों में सबसे दुर्लभ प्रकार के उपचार प्रकार के विशेषज्ञ थे। रेडियंस फेडरेशन में लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों और हीलिंग प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों का अनुपात हमेशा 150:1 था। राजा श्रेणी के व्यक्तियों के बीच यह अनुपात उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया, लेकिन राजा श्रेणी के हीलिंग प्रकार के विशेषज्ञों की संख्या अभी भी राजा श्रेणी के लड़ाकू श्रेणी के विशेषज्ञों के 1/20 से कम थी। जहां तक व्हाइट डेविल की बात है, जो एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के एस टूर्नामेंट की आधिकारिक टीम की एक मुख्य सदस्य है, उसकी वास्तविक लड़ाकू शक्ति के अनुसार वह शीर्ष 30 में भी नहीं हो सकती है। व्हाइट डेविल रेडियंस 100 की अनुक्रम #18 थी, क्योंकि वह एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थी, इसलिए उसका रणनीतिक महत्व उसके लड़ाकू महत्व से कहीं अधिक था। इसके अलावा भले ही एक राजा श्रेणी के हीलर को आमंत्रित किया गया हो, प्रत्येक राजा श्रेणी के हीलर के पास अलग अलग प्रकार के फैंटेसी ब्रीड फे होते हैं। उन सभी हीलिंग टाइप फैंटेसी ब्रीड फे में अलग अलग क्षमताएं और विशेष कौशल होते हैं, इसलिए हीलिंग के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कुछ राजा श्रेणी के चिकित्सक जहर को नष्ट करने में माहिर थे और कुछ अन्य मानसिक क्षति को ठीक करने में माहिर थे। लेकिन रेडियंस फेडरेशन में शिनयंग ने कभी भी किसी ऐसे राजा श्रेणी के चिकित्सक के बारे में नहीं सुना था जिसके पास ऐसी काल्पनिक नस्ल हो जो किसी व्यक्ति के अंगों को फिर से उगा सके। इसके अलावा भले ही ऐसा कोई राजा श्रेणी का मरहम लगाने वाला हो, और अगर एक्सट्रीम गिल्ड क्लब इतनी बड़ी कीमत चुकाने में सक्षम हो, तो क्या वे वास्तव में ऐसे राजा श्रेणी के मरहम लगाने वाले को आमंत्रित करने में सक्षम होंगे? तान रान और लू पिनरू अब घायल हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन पर हमला कर रहे थे, जिसे शिनयंग के चौतरफा हमले ने तोड़ दिया था। हालांकि तान रान और लू पिनरू अभी भी झांग शियाओबाई को अकथनीय चिंता की आंखों से देख रहे थे। अचानक तनरैंग गुस्से से चिल्लाया, लावा हिप्पोपोटामस, लावा बम का उपयोग करें। लावा हिप्पोपोटामस के मुंह से एक जलता हुआ लावा गोला निकला और पहले से ही घायल हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन पर पटक दिया गया। इसने हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन को तुरंत जला दिया और उसे चारकोल में बदल दिया। तान रैंग की आवाज़ में सिसकियां भरी हुई थीं, जबकि लू पिनरू की आंखें लाल थीं। झांग शियाओबाई को इतना दर्द हो रहा था कि उसके दांत किटकिटा रहे थे। वह शिनयंग को घुटनों के बल बैठकर उसके लिए रोते हुए देख रहा था। उसने एक साधारण मुस्कान लाने के लिए बहुत प्रयास किया। शिनयंग, अब मेरा हाथ कट गया है। भविष्य में मैं अपंग हो जाऊंगा। क्या तुम मेरी देखभाल करने को तैयार हो? शियाओबाई मूल रूप से शिनयंग को चिढ़ाना चाहता था और उसका रोना बंद कराना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शिनयंग वास्तव में और भी अधिक जोर से रोएगी। झांग शियाओबाई चौंक गया और तुरंत बोला, मत 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 रो। मुझे तुम्हारी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम कितने डरे हुए हो। शिनयंग उठ खड़ी हुई और सब कुछ अनदेखा करके झांग शियाओबाई के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। शिनयंग की हरकतों से झांग शियाओबाई को इतना दर्द हुआ कि वह मुंह बनाने लगा। अचानक झांग शियाओबाई ने शिनयंग को धीरे से कहते हुए सुना, मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वास्तव में मेरे स्टार वेब कार्ड का पासवर्ड बहुत समय पहले से तुम्हारा जन्मदिन रहा है।
दर्द ने झांग शियाओबाई को पहले ही सुन्न कर दिया था, और जब खून की कमी के साथ साथ वह खड़ा भी नहीं रह सकता था। अगर शिनयंग उसका साथ न देती तो वह जमीन पर गिर जाता। लेकिन शिनयंग की कोमल आवाज़ सुनने के बाद झांग शियाओबाई के पहले से पीले चेहरे पर खून का रंग आ गया। उसे लगा जैसे अब उसके हाथ में उतना दर्द नहीं है। मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा अध्यक्ष एक तरफ खड़े थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। बी लेवल गिल्ड क्लब की एस टूर्नामेंट रिजर्व टीम का एक युवा खिलाड़ी सिर्फ इसलिए जीवन भर के लिए अपंग हो जाने वाला था क्योंकि उसने मिलस्टोन टाउन को अचानक खुले आयामी दरार से बचाया था। झांग शियाओबाई के साथ लड़ने वाले बहुत से स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स की भी आंखें लाल थीं। सभी ने विदेशी कीड़ों को उस गति से मारना शुरू कर दिया जो मूल से 2 गुना से भी ज्यादा थी, और अपना सारा सम्मान और चिंता कीटों की लहर में डाल दी। लिन युआन ने गहरी सांस ली और रेड थॉर्न को आध्यात्मिक शक्ति की आपूर्ति बंद कर दी। रेड थॉर्न के त्याग के मुख के ऊपर मांस जैसे फूल ने नए बीजाणु जारी करना बंद कर दिया। लिन युआन ने फूलों के समृद्ध समुद्र को देखा। ये पहले से ही विदेशी कीड़ों को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त था। बड़ी संख्या में बाल रामेट ने विदेशी कीटों का मांस खाया था और पहले से ही कुलीन रामेट में विकसित हो चुके थे। एलीट रैमेट्स की भारी संख्या को देखते हुए फूलों के समुद्र के आकार को बढ़ाने के लिए अधिक बीजाणुओं की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसकी ज्वार ने पहले ही अपने वर्ग 3 के सभी विदेशी कीटों को खो दिया था। लिन युआन को महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा की छाप पहले से ही नीचे तक पहुंच रही थी, और उसने युद्ध में शामिल लोगों पर एक और नज़र डाली। फिर उसने झांग शियाओबाई और उसके कटे हुए हाथ को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन युआन ने गहरी सांस ली और जैस्मीन लिली के विशेष कौशल को सक्रिय किया, जिसे उसने पहले कभी सक्रिय नहीं किया था, रिकवरी इम्प्रिंट। अचानक रिकवरी इम्प्रिंट को सक्रिय करते ही लिन युआन के माथे पर जैस्मीन लिली का टोटेम पैटर्न दिखाई दिया। जैस्मिन लिली टोटेम लिन युआन के माथे पर चमकीली रोशनी बिखेर रहा था। रिकवरी इम्प्रिंट से विशाल उपचार ऊर्जा को फैंटेसी ब्रीड जैस्मिन लिली में प्रवाहित किया गया। अचानक जैस्मिन लिली रिकवरी की एक समृद्ध रोशनी के साथ फूट पड़ी। लिन युआन ने स्पिरिट क्यूई छाप के भीतर अपनी बची हुई सारी स्पिरिट क्यूई का इस्तेमाल कर लिया। जैस्मिन लिली के सबसे ऊपरी फूल से उपचारात्मक हरी रोशनी निकली, जिससे रिकवरी छाप में जमा हुई उपचारात्मक ऊर्जा की भारी मात्रा निकल गई। हील द्वारा निर्मित प्रकाश के हरे धब्बे मैदान पर प्रत्येक आत्मा क्यूई पेशेवर तक प्रेषित किए गए थे। युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई पहले से ही बुरी तरह थक चुका था, चाहे वह सहनशक्ति में हो या ऊर्जा में। वे अब उपचारात्मक हरे प्रकाश में डूबे हुए थे और एक अच्छा और आरामदायक सपना देख रहे थे। रोशनी के हरे धब्बे न तो चमकीले थे और न ही दीप्तिमान, लेकिन हल्की रोशनी में भरपूर जीवन शक्ति थी। वे बिल्कुल जुगनू की तरह थे जो फरवरी में हवा के साथ उड़ जाते थे। जुगनू हवा में घूम रहे थे और नाच रहे थे। हर एक आत्मा क्यूई पेशेवर अपने मीठे सपनों में डूबा हुआ था। सभी घायल और थके हुए आत्मा क्यूई पेशेवरों को सबसे आरामदायक उपचार दे रहा था। भले ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए हों, लेकिन जब प्रकाश के उपचारात्मक धब्बे नीचे बहते थे तो उनकी चोटें जल्दी ठीक हो जाती थीं। यहाँ तक कि उनकी मानसिक स्थिति भी सबसे बेहतर होती थी। इस समय लिन युआन ने चमेली लिली के सबसे ऊपरी फूल को नियंत्रित किया और एक हरे रंग की रोशनी निकाली जो अंगूठे जितनी मोटी थी। हरी रोशनी एक आध्यात्मिक सांप की तरह थी जो झांग शियाओबाई के शरीर में घुस गई, जिससे उसका दर्द तुरंत काफी हद तक कम हो गया। इस बढ़ती हुई जीवन शक्ति से पोषित होने पर झांग शियाओबाई को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी कमजोरी और थकान मिट गई हो। अचानक झांग शियाओबाई को अपने कटे हुए हाथ के क्षेत्र में बहुत खुजली महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा और अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ फिर से बढ़ रहा है। शिनयंग समेत हर कोई इस चमत्कारी घटना से हैरान था जो उनकी आंखों के सामने हुई थी। इसका श्रेय जैस्मीन लिली के विशेष कौशल को जाता है जो काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के दौरान जागृत हुआ था, कटे हुए अंगों का विकास। लिन युआन जानता था कि चमेली लिली का विशेष कौशल कटे हुए अंगों को बढ़ाना, कटे हुए अंगों को फिर से उगा सकता है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि एक कटे हुए हाथ को फिर से उगाने में वास्तव में इतनी अधिक उपचारात्मक ऊर्जा और आत्मा क्यूई का उपयोग होगा। एक बार जब झांग शियाओबाई की बांह पूरी तरह से फिर से विकसित हो गई तो लिन युआन को एहसास हुआ कि कुछ महीनों के लिए रिकवरी इम्प्रिंट में जमा हुई सारी हीलिंग एनर्जी खत्म हो गई थी। इसके अलावा लिन युआन की स्पिरिट क्यूई भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अगर रेड थॉर्न की बेल अभी भी उसकी कलाई को पकड़े नहीं होती तो लिन युआन खड़ा नहीं रह पाता। उस समय धूसर रात के आसमान के क्षितिज पर रोशनी की एक किरण उभरी। भोर की चमक के अचानक उभरने से दूर पहाड़ों की रूपरेखा उभर आई। इसने शरद ऋतु की रात की ठंडी हवा को खत्म कर दिया और साथ ही अंधेरे का एक कोना भी खत्म हो गया। जब भोर की रोशनी ने चांदी का मुखौटा पहने हुए युवक को रोशन किया तो वह काफी कमजोर लग रहा था क्योंकि उसकी आत्मा की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। युवक की आकृति फूलों के विशाल समुद्र और कीटों के ज्वार के साथ एक विपरीतता स्थापित कर रही थी जो अभी भी फूलों के समुद्र को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी।
भोर की इस रोशनी ने युवक की आकृति को लंबा कर दिया और मिलस्टोन टाउन के स्वर्गीय गुंबद के नीचे एक चमत्कार को भी रोशन कर दिया। इस युवा ने ये चमत्कार किया, लेकिन ये चमत्कार उसका और मिलस्टोन टाउन के बाहर लड़ने वाले सभी स्पिरिट क्यूई पेशेवरों का था। साथ ही ये चमत्कार रेडियंस का भी था। इस चमत्कार ने मिलस्टोन टाउन में हर किसी को इस चांदी के मुखौटे वाले युवक को अचंभित आंखों से देखने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखें विस्मय, कृतज्ञता, सम्मान और एक अछूती कट्टरता से भरी हुई थीं। फूलों का असीम सागर और हजारों जीवन रक्षक हरे प्रकाश बिंदु मिलस्टोन टाउन के सभी आत्मा क्यूई पेशेवरों के दिमाग में अंकित हो गए थे। झांग शियाओबाई अचानक लिन युआन की ओर दौड़ा और चिल्लाया, ब्लैक, तुम सच में मेरे लिए भाग्यशाली सितारे हो। झांग शियाओबाई निश्चित रूप से सबसे अधिक उत्साहित और उफनती भावनाओं वाला व्यक्ति था। जब झांग शियाओबाई का हाथ कटा था तो वह असहाय होकर वास्तविकता को स्वीकार कर चुका था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन उसके हाथ को फिर से उगने देगा, और यह निश्चित रूप से एक और जीवन देने का उपकार था। यह निश्चित रूप से झांग शियाओबाई के लिए एक चमत्कार था जिसने उसके जीवन के दूसरे हिस्से को बचा लिया। जब झांग शियाओबाई आगे बढ़ा तो रेड थॉर्न ने तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया, लेकिन लिन युआन ने तुरंत उसे रोक दिया। जैसे ही लिन युआन ने सोचा कि वह झांग शियाओबाई के भालू के आलिंगन से प्रभावित होने जा रहा है, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के 3 अन्य सदस्य भी दौड़कर आएंगे। शिनयंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह असामान्य रूप से उज्ज्वल भाव के साथ मुस्कुरा रही थी। झांग शियाओबाई की फिर से उगी हुई बांह को देखने के बाद नमकीन आंसू की बूंदें उसकी नाक के पुल से नीचे लुढ़क गईं। वे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे। तीनों और झांग शियाओबाई पहले से ही देख सकते थे कि लिन युआन की आत्मा क्यूई समाप्त हो गई थी और वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसलिए झांग शियाओबाई, शिनयंग, लू पिंडू और तान रैन ने लिन युआन को चारों दिशाओं से गले लगा लिया ताकि लिन युआन को अकेले अपने शरीर का समर्थन न करना पड़े। शरद ऋतु की ठंडी सुबह में यह आलिंगन विशेष रूप से गर्म था। यह उन साथियों का आलिंगन था जिन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव एक साथ किया था। मिलस्टोन टाउन के लोगों ने इस आपदा से बचकर आने और इस हार्दिक जीत से मिली खुशी का अनुभव किया। फूलों के सागर में लगातार आ रहे कीटों के झुंड अब शहर के लिए खतरा नहीं थे। फूलों के समुद्र के असंख्य एलीट रैमेट्स को देखते हुए विदेशी कीड़े उनके लिए फूलों की खाद और पोषण के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा लिन युआन की काल्पनिक नस्ल जैस्मीन लिली की बदौलत मिलस्टोन टाउन के लोग अब अपनी सबसे अच्छी स्थिति में थे। भले ही वर्ग 1 और वर्ग 2 के ये विदेशी कीट फूलों के सागर में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें शीघ्र ही व्यवस्थित तरीके से मार दिया गया। जैसे ही उन्होंने कीटों के ज्वार को स्थिर किया, लिन युआन की छाती पर पत्ती के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स पर लेटी एक छोटी लाल मकड़ी उछली, मानो वह फे स्टोरेज बॉक्स के साथ एक हो। ये शिखर वर्ग 1 विदेशी कीट आयामी दरार में कूद गया। जब मदर ऑफ ब्लडबैथ ने शीर्ष श्रेणी एक एलियन कीट आयामी दरार की ओर छलांग लगाई तो उसने लिन युआन को देखा और एक आवाज भेजी, बुरा नहीं है बच्चे, तुम चंद्र महारानी के शिष्य होने के योग्य हो। चूंकि तुमने की ज्वार को रोक दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इस आयामी दरार में स्रोत प्रकार की वस्तु अपने इनाम के रूप में लाकर दूंगा। रक्तबीज की माता ने वास्तव में पहले ही लिन युआन को कीड़ों के समुद्र में बचाने की तैयारी कर ली थी जब उसने सभी लोगों को निगल लिया था। आखिरकार रक्तबीज की माता के मतानुसार इस प्रकार के शिखर श्रेणी 1 के विदेशी कीट आयामी दरार से कीटों का ज्वार ऐसी चीज नहीं थी जिसका विरोध ये 1000 या उससे अधिक असंगठित लोग कर सकते थे। लिन युआन के पथ रक्षक के रूप में रक्तबीज की माता उसे इस मामले के माध्यम से यह समझाना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो, उसे आसानी से खुद को ऐसी खतरनाक स्थितियों में शामिल नहीं करना चाहिए। यह उनके जीवित रहने का तरीका भी था जो एक परी के रूप में उनकी हड्डियों में अंकित था। परी प्रकृति में रहते थे और छोटी उम्र में हर समय सभी प्रकार के खतरों का सामना करते थे। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे अपनी जान भी गंवा सकते थे। जीवन ही सब कुछ का मूल है। बिना जीवन के वे किसी और चीज की चिंता कैसे कर सकते हैं। लिन युआन को एक बुद्धिमान व्यक्ति खतरे को पहले ही भांप लेता है और छिप जाता है का सिद्धांत कैसे नहीं पता होगा, लेकिन कभी कभी कुछ मान्यताओं का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा लिन युआन जानता था कि उसके पास अभी भी रक्तबीज की मां जैसी पथरक्षक है जो उसका तुरुप का पत्ता है। वास्तव में रक्तबीज की मां की भविष्यवाणी गलत नहीं थी, लेकिन उसने लिन युआन जैसे चर को ध्यान में नहीं रखा था। लिन युआन ने रक्तबीज की मां एक सुजन मिथाइफे को सबक सिखाया था। रक्तबीज की माता ने देखा था कि लिन युआन का लाल कांटा एक कांस्य जीवन रूप था जो एक स्रोत बीज से विकसित हुआ था, जबकि वह उपचार प्रकार का परी जिसने सभी को ठीक किया था वह एक रजत काल्पनिक नस्ल का परी था। हालांकि रक्तबीज की मां ने हर सफलता का श्रेय लिन युआन को नहीं दिया। उसने अनुमान लगाया कि यह एक तुरुप का पत्ता था जो चंद्र महारानी ने अपने शिष्य को दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद्र महारानी भी लिन युआन की ताकत के बारे में स्पष्ट नहीं थी। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि लिन युआन ने अपनी क्षमता पर भरोसा किया और कदम दर कदम आगे बढ़ा।
जब मदर ऑफ ब्लडबैथ शिखर वर्ग एक एलियन कीट आयामी दरार की ओर बढ़ गया तो लिन युआन को आखिरकार राहत मिली। उसने जल्दी से ब्लैकी को अपने कौशल स्पिरिट इंजेक्शन को उस पर छोड़ने दिया। उसके बाद लिन युआन को आखिरकार शक्तिहीनता की भावना से छुटकारा मिल गया जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति की थकावट के कारण आई थी। उस समय झांग शियाओबाई ने हंसते हुए लिन युआन के कंधे को थपथपाया और फिर कहा, अब भोर हो चुकी है। इस आयामी दरार को खुले हुए कई घंटे बीत चुके हैं। भले ही मिलस्टोन टाउन सीमा पर स्थित हो, लेकिन आरोही ड्रैगन सिटी को इस पर ध्यान देना चाहिए था। इसलिए आरोही ड्रैगन गार्ड इस शिखर वर्ग एक विदेशी कीट आयामी दरार को समाप्त करने के लिए यहाँ आएंगे। तान रैन ने भी गहरी सांस ली और कहा, हम अंततः इस बोझ को हटा सकते हैं। शिन यंग ने झांग शियाओबाई को देखा, जिसकी मुस्कान अजीब थी और वह अनुचित दिख रहा था, और उसे लगा कि उसकी मुट्ठी फिर से खुजली कर रही है। उसने अपनी मुट्ठी उस पर जोर से घुमाई, जिससे वह शिकायत में अपना पेट रगड़ने लगा और बोला, अरे तुमने पहले कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। बोलो बोलो, तुमने अपने स्टार वेब कार्ड का पासवर्ड कब बदलकर मेरा जन्मदिन कर दिया? मुझे कैसे पता नहीं चला? शिन यंग को उम्मीद नहीं थी कि झांग शियाओबाई अपनी निजी बातें ऐसे ही चिल्लाकर कह देगी। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी जोर से घुमाए और एक घातक लय में महारत हासिल की। नतीजतन झांग शियाओबाई मदद के लिए चिल्लाए। जब शिन यंग ने अपनी मुट्ठी जोर से घुमाई तो उसका चेहरा चुपके से लाल हो गया। तान रैन खुद को रोक नहीं सका और बोला, बड़े भाई शियाओबाई, आप हमेशा बहन शिन के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। क्या आपको दर्द और खुशी का एहसास पसंद है? जब लू पिनरू ने तान रैन की बातें सुनी तो वह कुछ हद तक असहाय महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह तान रैन को झांग शियाओबाई के साथ स्टार वेब सर्फ करने या उस अजीब किताब को पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकती। अप्रत्याशित रूप से उसने एक अनोखा मजाक किया, तन रान, अगर तुम दर्द और खुशी का अनुभव करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कोठरी में बंद कर सकती हूँ। तन रान हैरान था। लिन युआन ने भी एक सुंदर युवक की हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। झांग शियाओबाई अपना पेट सहला रहा था जब उसने लू पिनरू की बातें सुनी। लू पिनरू, तुम किसी को पसंद करना नहीं छिपा सकते, वह चिल्लाया। लू पिनरू हैरान था, क्योंकि तुम्हारा भावी पति तुम्हें ढूंढ ही लेगा, भले ही तुम कोठरी में छिप जाओ। लू पिनरू, तान रैन और लिन युआन हैरान थे। शिन यंग ने झांग शियाओबाई की तरफ आंखें घुमाईं। लगता है कि मैंने अभी अभी तुम्हें हल्का सा मारा है। झांग शियाओबाई, अगर तुम भाग सको तो भागना मत। लू पिनरू ने अपने माथे पर पसीने की बूंदें पोंछीं, जिन्हें वह लड़ाई के दौरान नहीं पहुंच पाई थी, और लिन युआन से कहा, इस बार यह सब तुम्हारे कारण संभव हुआ, ब्लैक। अगर तुम नहीं होते तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचता। वह बहुत गंभीर लग रही थी जब उसने मिलस्टोन टाउन के लोगों को देखा, जिनके चेहरों पर मुस्कान थी, जबकि फूलों का सागर कीटों के ज्वार को रोक रहा था। वह बहुत खुश थी कि लिन युआन ने उनके साथ एक अस्थायी दस्ते बनाने के लिए आवेदन किया था और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया था। उस क्षण शिखर श्रेणी एक आयामी दरार, जहां से विदेशी कीड़े लगातार गिर रहे थे, अचानक विकृत हो गई और सामान्य हो गई, जैसे कि आकाश दर्पण की तरह टूट गया हो। वह गहरे लाल रंग का शिखर वाला प्रथम श्रेणी का दरार पूरी तरह से गायब हो गया, मानो वह कभी दिखाई ही न दिया हो। इस आयामी दरार के गायब होने से पहले एक छोटी लाल मकड़ी, जो लगभग 1 सेंटीमीटर आकार की थी और क्रिस्टल की तरह उकेरी गई थी, लिन युआन के पत्ते के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स पर दिखाई दी। ब्लडबैथ की मां की आवाज़ अजीब लेकिन बहुत ही मधुर थी, लेकिन उसमें तिरस्कार की झलक थी। आपने शिखर वर्ग एक एलियन कीट आयामी दरार के अंदर स्रोत प्रकार की वस्तु के साथ वास्तव में जैकपॉट मारा है। वास्तव में ऐसा एक संगत स्रोत प्रकार की वस्तु है। ये वस्तु आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके उस स्रोत बीज पौधे के लिए है। रक्त बीज की जननी इतनी खट्टी मीठी बातें कर रही थी, मानो उसने गाड़ी भर नींबू खा लिए हों। लिन युआन ने हंसते हुए कहा, वह अपने जैसे भाग्यशाली व्यक्ति की किसी भी प्रशंसा का स्वागत करेगा। ये बहुत ही शानदार लगा। आयामी दरारों में निस्संदेह सभी प्रकार के स्रोत प्रकार की वस्तुएं थीं। स्रोत प्रकार की वस्तुओं में क्षमता के संदर्भ में कोई सटीक ताकत या कमजोरी नहीं थी। वे या तो संगत या असंगत थे, और कभी कभी यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि भविष्य में कोई उनका उपयोग कैसे करेगा। ये बिल्कुल उस स्रोत बीज की तरह था जिससे लिन युआन ने रेड थॉर्न का उत्पादन किया था। रेडियंस फेडरेशन के विद्वानों ने एक बार स्रोत बीजों को सबसे बेकार स्रोत प्रकार की वस्तुओं में से एक के रूप में पहचाना था, लेकिन लिन युआन के हाथों में रेड थॉर्न ने अपने विशेष कौशल के आधार पर शिखर वर्ग एक की ज्वार को पूरी तरह से रोक दिया था। स्रोत प्रकार की वस्तुएं बहुत अधिक प्रकार की थीं, और रेडियंस फेडरेशन की आत्मा की हुई जागृति को केवल 100 वर्ष से अधिक समय ही बीता था। यद्यपि अनेक आयामी दरारें खुल गई थीं, फिर भी वहां अभी भी बड़ी मात्रा में स्रोत प्रकार की वस्तुएं थीं जो आज भी अद्वितीय बनी हुई हैं। प्रत्येक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के पास जोड़ी बनाने और अपने फे को चुनने का एक अलग तरीका था। इसलिए आयामी दरारों में यादृच्छिक स्रोत प्रकार की वस्तुओं में से सही एक को ढूंढना बहुत भाग्य की बात थी।
फे के सभी अनुबंध स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर थे, लेकिन सोर्स सीड पर नहीं। हालांकि हर किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा अलग अलग थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक सीमा थी। सोर्स सीड का अनुबंध संभवतः उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर कब्जा नहीं कर सकता था। ये निस्संदेह एक अतिरिक्त अनुबंधित फे स्पॉट होने के समान था, एक स्रोत प्रकार की वस्तु जो किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा पर कब्जा नहीं करती थी। लिन युआन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प थी, जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से मोर्बियस द्वारा कब्जा कर ली गई थी। हालांकि एक स्रोत बीज जो किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा पर कब्जा नहीं करता है, उसकी अधिक मांग वाली आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, चेंग रूई की स्पाइंगो को रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होगी और ठेकेदार की जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। स्रोत प्रकार की वस्तुएं इतनी कीमती थीं कि वे स्टार वेब के ट्रेजर पवेलियन में भी शायद ही कभी प्रसारित होती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही कोई स्रोत प्रकार की वस्तुएं लागू न हो, स्रोत प्रकार की वस्तुओं वाले अधिकांश विशेषज्ञ उन्हें रखना पसंद करते थे और उन्हें आसानी से बेचना नहीं चाहते थे। स्रोत प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आयामी दरारों में जाने के अलावा उन्हें केवल रेडियंस फेडरेशन की योग्यता के साथ आदान प्रदान करके ही प्राप्त किया जा सकता था। स्रोत प्रकार की वस्तुओं के लिए व्यक्तियों के बीच अधिकांश लेन देन वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, अर्थात किसी अन्य स्रोत प्रकार की वस्तु के साथ उसका आदान प्रदान करना। आयामी दरार में जाकर स्रोत प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करना कठिन था। जब शिखर वर्ग एक विदेशी कीट आयामी दरार खुली, हालांकि दरार की ऊर्जा के कारण केवल 3 वर्ग 3 विदेशी कीट ही उतरे थे, शिखर वर्ग एक विदेशी कीट आयामी दरार में कई वर्ग 3 विदेशी कीट थे। अंदर मौजूद कीटों का समुद्र दरार से बाहर निकलता रहता था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उन्हें अंदर मौजूद दूसरे विदेशी कीटों ने निचोड़कर बाहर निकाल दिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह के विशाल दरार के अंदर कितना खतरनाक माहौल था। केवल एक सुजन लीजेंड आइफे जैसे कि मदर ऑफ ब्लडबाथ आसानी से एक शिखर वर्ग एक आयामी दरार से एक स्रोत प्रकार की वस्तु प्राप्त कर सकता है। अन्यथा, यहां तक कि एक राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को भी आयामी दरार के अंदर की दुनिया को नष्ट करने और स्रोत प्रकार की वस्तु प्राप्त करने के लिए कम से कम एक दल बनाने की आवश्यकता होगी। लिन युआन ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि रकबीज की मां ने दरार से कौन सा स्रोत प्रकार का आइटम लिया था या उसने ये क्यों कहा था कि यह रेड थॉर्न के लिए उपयुक्त था। इसके बजाय उसने स्रोत प्रकार की वस्तु को, जो एक पारदर्शी अंगूठे के आकार के कीट के अंडे की तरह दिखती थी, डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया। लिन युआन ने सोचा कि इस नए अर्जित स्रोत प्रकार की वस्तु का अध्ययन करने का ये सही समय नहीं था। उसी समय आकाश से बड़े पक्षियों की तीखी चहचहाहट की आवाजें आईं। जल्द ही ये तीखी चहचहाहट की आवाजें आने लगीं। लिन युआन ने देखा और पहचान लिया कि सैकड़ों पक्षी परी स्वर्ण ब्लेड पंख वाले ईगल थे। प्रत्येक स्वर्ण ब्लेड पंख वाले ईगल की पीठ पर एक आत्मा क्यूई पेशेवर खड़ा था, जिसके कवच पर ड्रैगन प्रजाति के फे पैटर्न उत्कीर्ण थे। ये लोग जो अचानक ब्लेड विंग फेदरेड ईगल्स पर पहुंचे, वे कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध शहर के स्वामी के अधीन आरोही ड्रैगन सिटी से आए आरोही ड्रैगन गार्ड थे। शिखर श्रेणी एक आयामी दरार आकाश से गायब हो गई थी, मानो कोई नया विदेशी कीट दिखाई नहीं देगा। बचे हुए विदेशी कीटों को फूलों के समुद्र ने निगल लिया और अब उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल स्थिर पानी की तरह। जल्द ही ये विदेशी कीड़े लगभग गायब हो गए। जब आरोही ड्रैगन गार्डों ने देखा कि फूलों के समुद्र ने मिलस्टोन टाउन में कीटों की बाढ़ को निगल लिया है, तो वे एक एक करके अपना मुंह चौड़ा करने से खुद को रोक नहीं सके। विशेष रूप से आरोही ड्रैगन गार्ड्स के नेता को लगा कि उसके सामने का दृश्य अवास्तविक था। लेकिन जब उसने मिलस्टोन टाउन को अक्षुण्ण देखा तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी हंसी खुशी से भरी हुई थी और उसकी चिंताएं दूर हो गई थीं। जब आरोही ड्रैगन गार्ड्स को खबर मिली कि मिलस्टोन टाउन के बाहर एक शिखर श्रेणी एक आयामी दरार खुल गई है, तो उन्होंने तुरंत 2 बड़ी टीमों को इकट्ठा किया और बिना एक पल की देरी के शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी एकमात्र इच्छा ये थी कि उनके स्वर्ण ब्लेड पंख वाले ईगल्स तेजी से उड़ें। शिखर वर्ग एक आयामी दरार कोई मजाक नहीं था। उन्होंने सोचा था कि मिलस्टोन टाउन विदेशी कीड़ों के लिए स्वर्ग बन सकता है। हालांकि जब वे अंततः पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह बरकरार था और खुद को बचाने में कामयाब रहा था। आरोही ड्रैगन गार्ड्स इस बात को लेकर कुछ हद तक उत्सुक थे कि शिखर वर्ग एक आयामी दरार कहाँ चली गई थी। अगर उन्होंने मिलस्टोन टाउन के बाहर युद्ध के निशान नहीं देखे होते तो वे शायद यह विश्वास नहीं करते कि शिखर वर्ग एक आयामी दरार वहां खुल गई थी। हालांकि आरोही ड्रैगन गार्ड्स को वास्तव में इन सब की परवाह नहीं थी। आखिरकार उनका लक्ष्य मिलस्टोन टाउन को बचाना था। आरोही ड्रैगन सिटी के अन्य विभाग बाद में मामलों को सुलझा लेंगे। आरोही ड्रैगन गार्ड के नेता ने स्थिति को देखा और अपने बड़े गंजे सिर को छूने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें संभवतः बिना सफलता के ही लौटना पड़ा, क्योंकि फूलों के उस अजीब समुद्र ने लगभग सभी कीटों को निगल लिया था। लिन युआन को निस्संदेह इस आयामी दरार से सबसे अधिक लाभ होगा।
न केवल उसने इससे एक स्रोत प्रकार की वस्तु प्राप्त की थी, बल्कि उसके रेड थॉर्न के बच्चे रामेट्स और रामेट्स ने इसकी ज्वार को लगभग निगल लिया था, और इसलिए रेड थॉर्न को मांस ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा दी, जिससे इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ। लिन युआन हमेशा से रेड थॉर्न के ग्रेड को दबाता रहा था और पहले उसे अपनी गुणवत्ता को उन्नत करने देता था। विशाल मात्रा में मांस ऊर्जा को निगलने के बाद रेड थॉर्न सामान्य से श्रेष्ठ और दोषरहित तक पहुंच गया था। ये देखकर कि आरोही ड्रैगन सिटी के आरोही ड्रैगन गार्ड्स ने मिलस्टोन टाउन के बाहर की स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया था, लिन युआन को पता था कि रेड थॉर्न के फूलों के समुद्र रेड की अब कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद उन्होंने रेड थॉर्न को बाल रामेट्स और रामेट्स से निपटने का आदेश दिया। लिन युआन का आदेश प्राप्त करते ही रेड थॉर्न की जड़ें नाचने लगीं और बच्चों के रामेट्स और रामेट्स से सारी ऊर्जा खींच ली। कई सामान्य बाल रामेट और अभिजात वर्ग के रामेट तुरंत मुरझा गए और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा जुड़ी हुई जड़ प्रणाली के माध्यम से रेड थॉर्न के शरीर में स्थानांतरित कर दी। लाल कांटा फूलों के इस मुरझाते हुए समुद्र के सामने हिंसक रूप से कांप उठा और लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। इसका त्याग करने वाला मुंह और भी बड़ा हो गया था और इसकी बेलों पर लगे कांटे और भी तीखे और लंबे हो गए थे। लाल कांटा दोषहीन से महाकाव्य में विकसित हो गया था। शीर्ष श्रेणी एक आयामी दरार के लगभग सभी कीट रेड थॉर्न के माउथ ऑफ रिलिंक्विश के लिए बलिदान हो गए थे। कीटों के तेजी से आगे बढ़ने के कारण रेड थॉर्न की गुणवत्ता में परिवर्तन आ गया। युआन हमेशा रेड थॉर्न की गुणवत्ता को उन्नत करने के बारे में निराश रहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह कीट ज्वार उसकी समस्या का समाधान करेगा। अब जबकि रेड थॉर्न महाकाव्य तक पहुंच चुका था, वह केवल आयामी जीवन रूपों के मांस को खा सकता था और किंवदंती तक पहुंचने के लिए उसे संचय करने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। यद्यपि समय बिना किसी निशान के बीत गया, परंतु समय कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। शिन यंग ने अचानक लिन युआन से धीरे से कहा, आरोही ड्रैगन सिटी के आरोही ड्रैगन गार्ड ने स्थिति को संभाल लिया है और मिलस्टोन टाउन के लोगों के लिए जिम्मेदार होंगे। चलो अब चलते हैं, अन्यथा जब आरोही ड्रैगन सिटी के रिपोर्टर यहाँ पहुंचेंगे और हमें साक्षात्कार के लिए ढूंढेंगे तो हम 1 या 2 दिन में यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। वह अचानक रुक गई और आगे नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी जबान की फिसलन थी। यदि कोई व्यक्ति जिसने अकेले ही प्रथम श्रेणी के कीटों के ज्वार का प्रतिरोध किया हो और एक छोटे से शहर की रक्षा की हो, वह स्टार वेब का साक्षात्कार स्वीकार कर ले तो निस्संदेह वह प्रसिद्ध हो जाएगा और व्यापक ध्यान आकर्षित करेगा। शिन यंग ने कभी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि ऐसी स्थिति में भले ही मिलस्टोन टाउन की रक्षा करना एक मूर्खतापूर्ण विकल्प था, यह एक शानदार विकल्प था। उनकी राय में यदि कोई प्रसिद्ध होना चाहता है तो उसे अपनी ताकत में सुधार करना होगा और इस टूर्नामेंट में भाग लेना होगा। यद्यपि शिन यंग, जो दुनिया के तौर तरीकों को जानती थी, उसने लिन युआन को बहुत पहले ही अपना दोस्त मान लिया था, फिर भी उसे अजीब महसूस हुआ क्योंकि उसने अनजाने में लिन युआन को ध्यान आकर्षित करने में मदद की थी। झांग शियाओबाई ने ऐसा नहीं सोचा। उसने लिन युआन के कंधों पर अपनी बाहें रखीं और कहा, हा, हमें बस जल्दी से चले जाना चाहिए, अन्यथा हम कुछ देर बाद नहीं निकल पाएंगे। शिन यंग झांग शियाओबाई को खींचना चाहती थी, लेकिन लिन युआन ने धीरे से कहा, अंतहीन जंगल आगे है, चलो सड़क पर चलते हैं। क्या हमारी मूल योजना सुबह जल्दी निकलकर जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक का जहर इकट्ठा करने की नहीं थी? लिन युआन के शब्द फीके थे, फिर भी उनमें एक अवर्णनीय ताजगी और सीधापन था। वह कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रसिद्धि और धन की परवाह करता हो। इसके विपरीत 2 जीवन जीने के बाद लिन युआन ने हर चीज़ को द्वंद्वात्मक रूप से देखा और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जिनकी उसे वास्तव में परवाह थी। एक ऐसे संसार में जहां ताकत को बहुत सम्मान दिया जाता था, यद्यपि प्रसिद्धि और धन को ताकत के बराबर नहीं माना जा सकता था, ताकत होना प्रसिद्धि और धन होने के समान था। यदि शक्ति की तुलना फूलों से की जाए और प्रसिद्धि व धन की तुलना तितलियों से, तो तितलियां स्वाभाविक रूप से तब आएंगी जब फूल खिलेंगे। रेडियंस 100 सीक्वेंस लिन युआन की अगली सबसे अच्छी पसंद थी। एक असली आदमी की पसंद ताकत के साथ बोलना है। लिन युआन ने भोर के साथ आए धधकते सूरज को देखा। धधकते सूरज से निकलती गर्म रोशनी दोपहर की तुलना में ज्यादा स्पष्ट लग रही थी। उस समय लिन युआन के शरीर पर एक सूक्ष्म आध्यात्मिक उतार चढ़ाव था जिसे झांग शियाओबाई ने भी महसूस नहीं किया, जिसने लिन युआन के कंधे पर हाथ रखा था। पत्ती के आकार के परिभंडारण बॉक्स में लेटी हुई रक्तबीज की मां धीरे से हिली और भी अधिक ईर्ष्या महसूस की। ये बच्चा वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। उसने मेरे कानून रून को महसूस करने के बाद एक इच्छाशक्ति रून को समझ लिया है। हालांकि रक्तबीज की मां ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि चूंकि लिन युआन के पास पहले से ही एक काल्पनिक नस्ल जैस्मीन लिली थी, इसलिए यह इच्छाशक्ति रून उसका दूसरा होना चाहिए। रक्तबीज की माता का मानना था कि लिन युआन ने इस इच्छाशक्ति रून को समझ लिया था, क्योंकि जब यह उसका पथ रक्षक बन गया तो इसने उसे कानून रून में ऊर्जा को महसूस करने की अनुमति दी थी। स्वाभाविक रूप से इसका कुछ संबंध रक्तबीज के नियम रून की माता को महसूस करने से था,
लेकिन अगर उसे पता चलता कि लिन युआन ने चौथे इच्छाशक्ति रून को समझ लिया है, तो वह इतना ईर्ष्यालु हो जाता कि उसका नाम ईर्ष्या की माता हो जाता। सुबह के सूरज की स्पष्ट रोशनी लिन युआन की आंखों में चमक रही थी और उसकी आध्यात्मिक दुनिया में एक गोधूली जैसी इच्छाशक्ति का रून प्रकट हुआ। जब लिन युआन ने इस रून को समझा तो उसने सोचा कि यह चिमी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लिन युआन ने धीरे धीरे उगते हुए सुबह के सूरज को देखा और मुखौटे के पीछे उसके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान प्रकट हुई, जिसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वह धधकते सूरज को ढकने के लिए पर्याप्त थी। वह एक ऐसा युवक था जो कमजोर अवस्था में हमेशा कालिक से सनी हवा के साथ खंडित कदम उठाता रहता था, लड़खड़ाता, खड़ा होता और दौड़ता हुआ। चाहे वह जीवन के सबसे निम्नतम बिंदु पर जीवित रहने की कोशिश हो या अपने उच्चतम बिंदु पर शांत रहना हो, वह अपने हृदय में हुए इस बोध को कभी नहीं भूला था। गर्म रोशनी ने उसके टूटे हुए कदमों में बची हुई कालिक भरी हवा को भी बिखेर दिया था। और वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने 2 जिंदगियां जी थीं, हमेशा उन्मुक्त रहे थे। जब शिन यंग, झांग शियाओबाई, लू पिनरू और तान रैन ने लिन युआन के ताज़ा और सीधे शब्दों को सुना तो वे अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सके। एक दूसरे के प्रति अनुकूल धारणा रखने वाले लोग बातचीत के बाद दोस्त बन जाते थे। साथ साथ जीवन मरण का अनुभव करने के बाद वे साथी बन जाते थे। चूंकि ऐसी स्थिति में उनकी रुचियां पूरी तरह से समान थीं, इसलिए वे घनिष्ठ मित्र थे। झांग शियाओबाई ने लिन युआन को अंगूठा दिखाया और कहा, लिन युआन, जब तुमने ये कहा तो तुम बहुत शांत थे। लिन युआन झांग शियाओबाई की हरकतों और अजीब हाव भावों को देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह अच्छा था? शायद। दरअसल जो लोग स्वयं थे वे किसी भी क्षण सबसे अच्छे थे। लू पिनरू ने झांग शियाओबाई की ओर आंखें घुमाईं। क्या तुम क्रैम स्कूल में अजीब चेहरे के भाव सीखने के परिणाम दिखाना बंद कर सकती हो? शिन यंग ने झांग शियाओबाई को देखते हुए खुद को असहाय महसूस किया। पिछले साल के इस टूर्नामेंट के बाद उनके पास 1 महीने की छुट्टी थी और वह एक टीम के रूप में एक साथ छुट्टी पर जाना चाहती थी। हालांकि झांग शियाओबाई ने अजीब चेहरे के भाव सिखाने वाली कक्षाओं में दाखिला ले लिया था ताकि वह एक विशेषता सीख सके। झांग शियाओबाई को दुख हुआ और उन्होंने अपने होंठ भींचते हुए कहा, क्या कोई विशेषता सीखना गलत है? लिन युआन खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या अजीब चेहरे के भाव सीखने जैसी कोई विशेषता होती है? झांग शियाओबाई को और भी दुख हुआ और उसने अपनी आंखें झपकाईं। मुझे इसमें सर्टिफिकेट मिला है। लिन युआन और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की चौकड़ी चुपचाप मिलस्टोन टाउन से निकल गई और अंतहीन जंगल की ओर चल पड़ी, जहां सुबह की किरणें चमक रही थीं। दरअसल उन्हें ये पता ही नहीं था कि वहां मौजूद लोगों ने उनके जाने को गंभीरता से ले लिया है। उनमें से एक ने मिलस्टोन टाउन की रक्षा शिखर श्रेणी 1 की ज्वार के तहत की थी और सबसे महत्वपूर्ण क्षण के दौरान सभी को ठीक किया था। सभी की नज़रों में उन्हें बचाने के लिए लिन युआन की कृपा ने मिलस्टोन टाउन के बाहर के लोगों के लिए, जिन्होंने हत्याओं का अनुभव किया था, लिन युआन से अपनी नज़रें हटाना मुश्किल बना दिया था। जब लिन युआन और चौकड़ी चले गए तो आरोही ड्रैगन गार्ड्स के नेता, मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा के अध्यक्ष और मिलस्टोन टाउन के सभी लोग चुपचाप खड़े रहे और अपने नायकों को जाते हुए ईमानदारी से देखते रहे। ये नायकों की पसंद थी। नायक हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, लेकिन इतनी आसानी से चले जाते थे कि वे अपना नाम भी नहीं छोड़ना चाहते थे। मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस शाखा के अध्यक्ष को लगा कि सुबह का सूरज भोर के समय विशेष रूप से चमकीला था। किसी कारण से, चाहे वह उसकी आंखों पर चमकता हुआ चमकीला सूरज हो या उसकी उत्तेजित भावनाएं, उसके चेहरे पर आंसू बह निकले और उसने धीरे से ये शब्द कहे, उत्कृष्ट युवा। ये सुनकर आरोही ड्रैगन गार्ड का नेतृत्व करने वाले गंजे आदमी ने उस दिशा में देखा जहां लिन युआन और अन्य लोग गंभीर भाव से चले गए थे और झुकते हुए कहा, वे उत्कृष्ट युवाओं से बढ़कर हैं। ये चमक की भावना और वीर है। पहाड़ और पानी शांत थे, जबकि पक्षी, जानवर, मछलियां और कीड़े सभी आराम कर रहे थे। जब वे अंतहीन जंगल में चल रहे थे, लिन युआन ने महसूस किया कि वह जिस हवा की गंध ले सकता था वह विशेष रूप से ताज़ा थी। ये ताजगी देने वाला था, न केवल आत्मा की क्यूई सांद्रता के कारण, बल्कि पौधों और मिट्टी की सुगंध के कारण जो अंतहीन जंगल की हवा में व्याप्त थी। उस समय लिन युआन ने एक अंगूठे के आकार का ड्रैगनफ्लाई देखा जो सिर्फ एक बच था, जिसकी ऊंचाई करीब 20 सेंटीमीटर थी। ड्रैगनफ्लाई पूरी तरह से लाल थी और उसके पंख हल्के हरे रंग के थे। इस ड्रैगनफ्लाई की शक्ल से लिन युआन अंदाज़ा लगा सकता था कि यह एक नॉर्मल मिस्ट फ्लेम ड्रैगनफ्लाई थी जो अभी अभी पैदा हुई थी। मिस्ट फ्लेम ड्रैगनफ्लाई एक बहुत ही दुर्लभ परी थी जिसमें बहुत क्षमता थी। रास्ते में लिन युआन ने बहुत से सामान्य और कुलीन परियों का सामना किया था, लेकिन मिस्ट फ्लेम ड्रैगनफ्लाई में उन सभी के बीच सबसे अच्छी योग्यता थी। एक फे की योग्यता उसके ग्रेड को नहीं दर्शाती, बल्कि विकास प्रक्रिया के दौरान उसकी क्षमता को दर्शाती है। मिस्ट फ्लेम ड्रैगनफ्लाई एक दोहरे प्रकार का फे था जिसमें हवा और आग दोनों में बहुत क्षमता थी। यदि यह आध्यात्मिक उत्परिवर्तन से गुजरा तो इसे आक्रामक प्रकार के फे के बीच बहुत शक्तिशाली माना जाएगा जो हवा और आग की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं।
हवा आग को बढ़ा सकती है, इसलिए हवा हमेशा आग की सबसे अच्छी साथी रही है। चूंकि लिन युआन ने इस मिस्ट फ्लेम ड्रैगनफ्लाई को देखा था जिसमें बहुत अच्छी योग्यता थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे छोड़ने वाला नहीं था। वह सावधानी से मिस्ट फ्लेम ड्रैगनफ्लाई के पास गया। जब उसकी हथेली अभी भी कुछ दूरी पर थी तो उसने जल्दी से अपनी आत्मा क्यूई को प्रसारित किया और मिस्ट फ्लेम ड्रैगनफ्लाई को अपनी हथेली से निकलने वाली शुद्ध आत्मा क्यूई को महसूस करने दिया। लिन युआन ने सिर्फ एक पल के लिए शुद्ध स्पिरिट क्यूई जारी की। मिस्ट फ्लेम ड्रैगनफ्लाई तुरंत उड़ गई क्योंकि उसने स्पिरिट क्यूई के एक पल के रिलीज को महसूस किया। उस पल मिस्ट फ्लेम ड्रैगनफ्लाई पहले से ही आज्ञाकारी रूप से लिन युआन की उंगलियों पर खड़ी थी। ये इंसानों से नहीं डरती थी और यह वास्तव में अपने पंखों को धीरे से फड़फड़ा रही थी, जैसे कि यह लिन युआन से अधिक स्पिरिट क्यूई जारी करने की अपील कर रही हो। इस दृश्य ने एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के चौकड़ी को चौंका दिया। उन्होंने अन्य क्रिएशन मास्टर्स को जंगल में फसल काटते देखा था, लेकिन उनमें से किसी के लिए भी जंगली परियों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना इतना आसान नहीं था। झांग शियाओबाई ने अचानक बुदबुदाया, क्या एक सुंदर उपस्थिति परियों को आपके बारे में अनुकूल धारणा बनाने में सक्षम है? अगर ऐसा है तो अंतहीन जंगल के सभी परियों को मुझे घेर लेना चाहिए। शिनयंग अपने माथे को थामे रखने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि झांग शियाओबाई को मारना बहुत संतोषजनक था, लेकिन हमेशा ऐसा करना थका देने वाला था। इसलिए शिनयंग ने अपने बैग से एक कटार निकाली और उसे सुसज्जित किया। झांग शियाओबाई तुरंत आज्ञाकारी बन गई। इस बीच लिन युआन ने इस सामान्य धुंध ज्वाला ड्रैगनफ्लाई को फिश स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया। समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और दोपहर होने तक कुछ घंटों तक चलता रहा। लिन युआन ने पहले ही जंगल में कई संभावित फे को पकड़ लिया था। अगर वह उनका पालन पोषण करता तो वह कुछ शक्तिशाली फे को पालने में सक्षम हो जाता, जिन्हें पाना मुश्किल था। दोपहर के भोजन के दौरान सभी ने जमीन पर बैठकर लू पिनरू द्वारा तैयार किया गया राशन खाया। जब झांग शियाओबाई खा रहा था तो वह बड़बड़ा रहा था, मुझे सुबह ही कुछ दर्जन किडनी खरीद लेनी चाहिए थी। उन्हें अभी खाना निश्चित रूप से संतोषजनक और स्वादिष्ट होगा। शिनयंग ने झांग शियाओबाई को घूर कर देखा और उसके हाथ पर कटार लहराए। उसने तुरंत अपनी बात दोहराई, मेरा मतलब है कि सभी किडनी खाने के बाद मेरे पास ऊर्जा होगी, अन्यथा मैं आप सभी के सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा और नुकसान को कैसे रोक पाऊंगा। लू पिनरू ने अनजाने में झांग शियाओबाई की ओर आंखें घुमाईं और कहा, तुम बस एक पेटूसन की हो, तुम सस्ते हो। झांग शियाओबाई ऐसी आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। क्या किडनी पर्याप्त रूप से मोटापा नहीं बढ़ाती? क्या किडनी पर्याप्त स्वादिष्ट नहीं है? मैं इसे लेकर बहुत ज्यादा लालची क्यों नहीं हो सकता? लिन युआन ने अपना मुखौटा उतार दिया था जब वे अंतहीन जंगल में प्रवेश कर रहे थे और अब राशन का आनंद ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सभी ने लगभग राशन खा लिया है तो उन्होंने अपना हाथ घुमाया और उन फलों को बाहर निकाला जिन्हें उन्होंने खरीदा था और पत्ती के आकार के फिश स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया था। फलों को देखते ही झांग शियाओबाई ने तुरंत राशन एक तरफ रख दिया और फलों को चबाना शुरू कर दिया। मुंह में फलों का थोड़ा खट्टा लेकिन मीठा गूदा देखकर झांग शियाओबाई को लगा, क्या संतुष्टि है, मेरा जीवन शिखर पर है। जब क्रिएशन मास्टर के साथ जंगल में रोमांचकारी यात्रा की जाती है तो टीम के जंगली परियों द्वारा हमला किए जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लिन युआन और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब की चौकड़ी पर पहले भी कई बार हमला किया गया था, लेकिन मुख्य हमलावर के रूप में शिनयंग और टैनरेन, मुख्य बचाव के रूप में झांग शियाओबाई, सहायक के रूप में लू पिनरू और उपचारक के रूप में लिन युआन के साथ लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो गई। उसी समय लिन युआन और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के चौकड़ी ने बहुत सारी ताज़ा आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त कर ली थी। जब वे अंतहीन जंगल से गुजर रहे थे, झांग शियाओबाई को अचानक प्रेरणा मिली और उन्होंने रहस्यमय चेहरे के साथ सभी से पूछा, जन्म देने वाली महिलाएं, मुझे एक कहावत बताओ। शिनयंग, लू पिनरू और तान रैन को जवाब देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। इसलिए झांग शियाओबाई ने जल्दी से लिन युआन की ओर देखा। लिन युआन ने झांग शियाओबाई की उम्मीद भरी आंखों में देखा और सोचने से पहले कहा, मैं जीने से ज्यादा मौत की कामना कर रहा हूं। झांग शियाओबाई को ऐसा लगा जैसे उसे लिन युआन के जवाब का पहले से ही अंदाजा था। वह खिलखिलाकर हंसा और बोला, ये तो खून थूकना चाहिए। लिन युआन ने भी एक सुंदर हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। इस जीवन में उसके बहुत से दोस्त नहीं थे क्योंकि वह पहले जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए उसके पास दोस्त बनाने के बहुत मौके भी नहीं थे। लिन युआन को हमेशा लगता था कि सज्जनों के बीच दोस्ती उदासीन लेकिन पानी की तरह शुद्ध होगी। फिर भी झांग शियाओबाई के साथ कई बातचीत के बाद उन्हें लगा कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातचीत वास्तव में लिन युआन को विशेष रूप से दिलचस्प लगती है। जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक के जहर को इकट्ठा करना लिन युआन और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के चौकड़ी के लिए आसान था। उसी समय लिन युआन ने जेड यूनिकॉर्न आइस स्नैक के ठंडे तालाब में कुछ मछलियां भी खोजी थीं। जब लिन युआन ने छोटी मछलियों को देखा तो उसने तुरंत उनकी प्रजाति को पहचान लिया। उसने नहीं सोचा था कि ऐसी जगह पर इतनी बड़ी परियां होंगी।
लिन युआन इन कुछ मछलियों को वापस लाने के बाद सावधानी से पालने की योजना बना रहा था। लिन युआन ने जल्दी से कुछ मछलियों को तालाब के पानी से भरे एक बर्तन में रखा और उसे सावधानीपूर्वक डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख दिया। लिन युआन की फसल भी अब आधिकारिक तौर पर समाप्त मानी जाती थी। उसने भले ही बहुत ज़्यादा फेयर इकट्ठा न किए हों, लेकिन उनमें से हर एक को बेहतरीन माना जाता था। खास तौर पर ठंडे तालाब में 3 मछलियां उन्हें श्रेष्ठ माना जाता था। वापसी के रास्ते में लिन युआन एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के चौकड़ी के साथ रॉयल कैपिटल में लौटने की योजना नहीं बना रहा था। रॉयल कैपिटल में लौटने से पहले लिन युआन रेडबर्ड सिटी के रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यूई अकादमी में चूसी का दौरा करने की योजना बना रहा था। उसी समय कोकून से निकली सामान्य पृथ्वी पाउडर तितली पहले ही कांस्य वज्र तितली में विकसित हो चुकी थी। वह इसे चूसी को उसके दूसरे अनुबंधित परी के लिए देने जा रहा था। इसके अलावा लिन युआन ने चूसी के लिए सिल्वर स्टेमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत को सुरक्षित रखा था। लिन युआन चूसी को अमृत पिलाने की योजना बना रहा था क्योंकि यह उसके शरीर की संरचना को निखारने और अशुद्धियों को साफ करने में सक्षम था। चूसी के लिए इसे जल्द से जल्द पीना बेहतर था। लिन युआन और चौकड़ी ने एक दूसरे से संपर्क जानकारी साझा की और शाही राजधानी में वापस आने के बाद एक छोटी सी बैठक आयोजित करने की योजना बनाई। इस तरह लिन युआन और चौकड़ी ने आरोही ड्रैगन सिटी में अलग अलग रास्ते अपनाए। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने प्लेटिनम डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो को बुलाने के लिए रेडियंस डॉलर की एक बड़ी राशि खर्च की। रेडियंस फेडरेशन में सभी एवियन ट्रांसपोर्टेशन फे में से इस फे की गति सबसे तेज थी, इसलिए इसका डिवाइन ट्रैवल नाम वास्तव में उपयुक्त था। लिन युआन ने दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो को बुलाया था क्योंकि आरोही ड्रैगन सिटी और रेडबर्ड सिटी एक दूसरे से बहुत दूर थे। उस समय लिंग जियाओ की काल्पनिक नस्ल ब्लू जेड पेगासस को भी रेडबर्ड सिटी से रॉयल कैपिटल तक उड़ान भरने में कई दिन लग गए थे। यदि लिन युआन सिल्वर फे पर सवार होकर आरोही ड्रैगन सिटी से रेडबर्ड सिटी तक उड़ता तो जब तक वह पहुंचता तब तक चूसी का स्कूल का कार्यकाल समाप्त हो चुका होता, जो अब से 2 महीने से अधिक समय बाद था। लिन युआन, जो दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो पर सवार था, अभी भी नहीं जानता था कि उसकी पहचान ब्लैक स्टार वेब में पहले से ही प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसने भले ही स्टार वेब के पत्रकारों से कोई साक्षात्कार स्वीकार न किया हो, लेकिन मिलस्टोन टाउन के सभी लड़ाके ब्लैक की वीरता की पुष्टि कर सकते थे। घटना के बाद पहुंचे स्टार वेब के रिपोर्टरों ने ब्लैक की छवि और क्षमताओं का मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया था। मिलस्टोन टाउन के लड़ाकों ने बेशक उसका विवरण दिया था। इससे पहले किसी ने वास्तव में नहीं सोचा था कि ब्लैक का फे एक फैंटेसी नस्ल है। आखिरकार सिल्वर फैंटेसी नस्ल बहुत चौंकाने वाली थी। हालांकि स्टार वेब के रिपोर्टरों और क्लास 3 स्कॉलर्स के बीच शोध और चर्चा के बाद जिनसे संपर्क किया गया था, साथ ही इस बात का विवरण भी कि ब्लैक का सिल्वर हीलिंग टाइप फे अंगों को फिर से कैसे विकसित करने में सक्षम था, उन्होंने अंततः निष्कर्ष निकाला कि ब्लैक का हीलिंग टाइप फे एक सिल्वर फैंटेसी नस्ल था। रेडियंस फेडरेशन एक ऐसा राष्ट्र था जो नायकों की पूजा करता था। इस प्रकार ब्लैक की स्थिति स्टार वेब पर प्रसिद्ध होने लगी। यहाँ तक कि स्टार वेब पर एक समर्पित मंच और प्रशंसक क्लब भी था। ब्लैक के लिए स्टार वेब फोरम और फैन क्लब किसी और ने नहीं बल्कि हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल ने बनाया था, जिसके पास ब्रॉन्ज स्पिटिंग टर्टलडोव था। इसके अलावा गिल्ड एलायंस शाखा के अध्यक्ष सहित मिलस्टोन टाउन के लगभग सभी लोग ब्लैक के फोरम और फैन क्लब में शामिल हो गए थे। ब्लैक की उपलब्धियों के कारण भी बहुत से लोग इसमें शामिल हुए, जिससे ब्लैक का मंच और प्रशंसक क्लब काफ़ी मजबूत हुआ। बेशक बहुत से ईर्ष्यालु लोग भी थे। कांस्य थूकने वाले, कछुए वाले, मरहम लगाने वाले लियू लैंग वर्तमान में स्टार वेब के नफरत करने वालों पर भड़के हुए थे। जब किसी ने उनके आदर्श और उद्धारकर्ता ब्लैक की आलोचना करने की कोशिश की तो इससे लियू लैंग वास्तव में क्रोधित हो गए। क्या ब्लैक जैसे विलक्षण नायक की आप आलोचना कर सकते हैं? लियू लैंग को कोसने से खुद को नहीं रोक पाया। ये नफरत करने वाले वाकई घिनौने हैं। वे अपने अभिमान को निगल जाते हैं और हकीकत में दूसरों को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वे स्टार वेब में भी पीछे नहीं हटते। दूसरों का बिना किसी परवाह के मजाक उड़ाते हैं। ऐसे नफरत करने वालों के लिए मैं लियू लैंग विनम्र नहीं हो सकता। लियू लैंग के चेहरे पर कठोर भाव थे और वह बोल रहे थे, स्वर्ग मुझे कीबोर्ड योद्धा को जन्म नहीं देता है। मेरी ज्वलंत कलाएं लंबी रात जितनी महान हैं। अमर लोक का शिखर और नीचे नश्वर लोक को देखना मेरे कीबोर्ड के साथ स्वर्ग है। मैं कीबोर्ड भगवान के लिए दुश्मनों का दमन कर रहा हूँ। कौन ये कहने का साहस करेगा कि वह इस संसार में अजेय है? कौन ये कहने का साहस करेगा कि वे कभी पराजित नहीं होंगे? कुंजीपटल मेरे हृदय में मूर्त रूप ले चुका है। स्वर्ग का कीबोर्ड आ रहा है। टाइप किए गए शब्दों की झड़ी के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक यिन और यांग पार नहीं हो जाते। मैं अपने राक्षसी कीबोर्ड से साफ आसमान को गिरा दूंगा। दुनिया कीबोर्ड में बदल जाएगी। आओ कीबोर्ड। क्योंकि लियू लैंग का स्टार वेब नाम पूर्वज शांति था, उनकी अद्भुत कविता के बाद उनका नाम भी प्रसिद्ध हो गया था और उन्हें पूर्वज शांति बरसेकर की उपाधि दी गई थी।
युआन डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो की पीठ पर बैठा और आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो पर सवारी करना आरामदायक नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह थी कि यह पीछे से बहुत सख्त था। दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो काफ़ी छोटा था और उसका शरीर बहुत हल्का था। अधिकांश पंख पंखों पर इकट्ठे थे, इसलिए उसकी पीठ पर केवल ऊनी पंखों की एक पतली परत थी। वास्तव में दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो सवारी के लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि यह बहुत तेज थी। रेडियंस फेडरेशन में परिवहन के लिए उपयुक्त बहुत सारे एवियन फे थे। दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो भले ही परिवहन का एक आरामदायक साधन न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे लोकप्रिय एवियन फे था। रेडियंस फेडरेशन के प्रमुख शहरों के बीच की दूरी बहुत अधिक थी और यदि यात्रा के दौरान समय बचाया जा सके तो थोड़ी असुविधा को नज़रअंदाज किया जा सकता था। दरअसल लिन युआन ने परिवहन के लिए दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो का ऑर्डर देने से पहले अन्य प्लेटिनम एवियन फे को भी देखा था। उनमें से सबसे महंगा और आरामदायक एवियन फे ऑर्किड फ्रेग्रेंस स्वान होगा। ऑर्किड फ्रेग्रेंस स्वान का रूप बहुत ही सुंदर था। इसकी पतली गर्दन और चौड़े पंख बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हल्के गुलाबी रंग के साथ सफ़ेद पंख रोमांटिक एहसास देते थे। साथ ही ऑर्किड फ्रेग्रेंस स्वान के शरीर पर बहुत सारे गूज फेदर ऑर्किड थे जिनकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। हंस पंख वाले ऑर्किड में ऑर्किड की खुशबू और ताजगी देने वाली मीठी फल की गंध थी। एक बार जब कोई व्यक्ति इसे सूंघ लेता है तो वह तरोताजा और सुरुचिपूर्ण महसूस करता है। साथ ही हंस पंख वाले ऑर्किड भी प्लेटिनम आध्यात्मिक घटक का एक प्रकार थे जिसका अत्यधिक मूल्य था। यह उच्च गुणवत्ता वाले इत्र के लिए मुख्य घटक भी था जो महिला आत्मा क्यूई पेशेवरों के बीच बहुत लोकप्रिय था। ऑर्किड खुशबू वाले हंस के गुलाबी पंख बहुत चिकने थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हाथ रेशम के एक बड़े टुकड़े में फिसल रहा हो। हालांकि प्लेटिनम ऑर्किड फ्रेग्रेंस स्वान बहुत आरामदायक और सुंदर था, लेकिन जब कोई स्पिरिट क्यूई पेशेवर लंबी दूरी की यात्रा करने जा रहा था तो वे ऑर्किड फ्रेग्रेंस स्वान पर सवारी नहीं करेंगे, चाहे वे कितने भी अमीर क्यों न हों। ऑर्किड फ्रेग्रेंस स्वान की उड़ान की गति वास्तव में बहुत धीमी थी और यह कुछ सिल्वर फे से भी धीमी थी जो उड़ने में बहुत अच्छे थे। इसलिए जब अमीर स्पिरिट क्यूई पेशेवर शादी करते थे और हनीमून मनाने जा रहे होते थे तो ऑर्किड फ्रेग्रेंस स्वान आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प होता था। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरी काम निपटाने के लिए ऑर्किड फ्रेग्रेंस स्वान पर सवार होता था तो ऑर्किड फ्रेग्रेंस स्वान के आने से पहले ही मामला सुलझ चुका होता था। लिन युआन दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो की पीठ पर सवार होकर अपने शरीर को समायोजित कर रहा था। आखिरकार उसे आरोही ड्रैगन सिटी से रैडबर्ड सिटी तक यात्रा करने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता होगी। इस तरह लिन युआन ने स्रोत प्रकार के जीवन रूप की जांच की जिसे मदर ऑफ ब्लिडबैथ ने शिखर वर्ग एक विदेशी कीट आयामी दरार से प्राप्त किया था। यह एक अंगूठे के आकार का और पारदर्शी कीट अंडा जैसा दिखता था। लिन युआन ने पत्ती के आकार के फे स्टोरेज बॉक्स से कीट अंडे जैसा स्रोत प्रकार का जीवन रूप निकाला। जब लिन युआन ने इस स्रोत प्रकार के जीवन रूप की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया तो यह वास्तव में एक कीट का अंडा था। लिन युआन को तब एहसास हुआ कि रक्तबीज की मां ने क्यों कहा कि यह कीट का अंडा रेड थॉर्न के लिए बेहद उपयुक्त था और यह उसके लिए बहुत बढ़िया था। ये पारदर्शी कीट अंडा एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी का अंडा था जो अपने अंडे के रूप में था। स्रोत प्रकार के जीवन रूप के रूप में एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी के लिए अनुबंध की आवश्यकताएं बेहद कठोर थीं। एसिड कोरोजन क्वीन भी एक तरह का परजीवी स्रोत प्रकार का जीवन रूप था और यह केवल अन्य फे या स्रोत प्रकार के जीवन रूपों में परजीवी के रूप में रहकर ही जीवित रह सकता था। साथ ही फे या स्रोत प्रकार के जीवन रूप के शरीर को अत्यधिक अम्लीय वातावरण की आवश्यकता होगी क्योंकि एसिड कोरोजन क्वीन भी केवल ऐसे अत्यधिक अम्लीय वातावरण में ही पनप सकती है। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी आमतौर पर फे या सोर्स टाइप लाइफ फॉर्म के शरीर के अंदर रहती है, जबकि पोषण के रूप में बड़ी मात्रा में एसिड इकट्ठा करती है और अपना जीवन बनाए रखती है। इसलिए ये कहना सही था कि ऐसे बहुत से फे और सोर्स टाइप लाइफ फॉर्म नहीं थे जो परजीवी के रूप में रहने के लिए उपयुक्त थे। अंडे से निकलने के बाद एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी तुरंत अम्लीय वातावरण में अपना छत्ता बना लेगी। छत्ता बनाते समय एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी मेज़बान से बड़ी मात्रा में एसिड और ऊर्जा भी सोख लेगी। छत्ता बनाने के बाद एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी अपने मेज़बान के साथ एक अनुबंध करेगी और तब से मेज़बान की रक्षा करेगी। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी मेज़बान को अपना एकमात्र भगवान मानती है और उसकी सभी आज्ञाएं मानती है। लिन युआन अवाक रह गया क्योंकि यह एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी वास्तव में रेड थॉर्न के लिए एकदम सही मैच थी। अधिकांश फे और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के पाचन तंत्र में केवल शक्तिशाली अम्लीय भाग ही होंगे। चूंकि एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी अपना छत्ता बनाने जा रही थी, इसलिए उन सभी छोटे आकार के फे और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को खत्म करना होगा। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो शक्तिशाली एसिड वाले वे पशु प्रकार के परी और जीवन रूप एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी की मेजबानी के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। एक बार जब एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी ने अपने पेट के क्षेत्र में अपना छत्ता बना लिया, जो कि पाचन क्षेत्र भी था,
अगर एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी ने बड़ी मात्रा में एसिड और ऊर्जा का सेवन किया तो मेजबान को निश्चित रूप से अपनी जड़ों को नुकसान होगा। लेकिन रेड थॉर्न के लिए यह अलग था, क्योंकि इसमें एसिड कोरोजन क्वीन बी के लिए एकदम सही परिस्थितियां थीं। जब रेड थॉर्न कांस्य महाकाव्य में विकसित हुआ तो उसका त्याग का मुंह अब रक्त और मांस को गलाने वाली भट्टी बन गया था। बड़ी मात्रा में विदेशी कीटों को आसानी से पचाया जा सकता था। लिन युआन ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि रेड थॉर्न का एसिड विदेशी कीटों के अम्लीय रस से ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन ये पहले से ही रेत को जंग लगाने के लिए पर्याप्त था। ऐसा शक्तिशाली एसिड कोरोजन क्वीन बी के विकास के लिए वास्तव में एक बड़ी सहायता थी। इसके अलावा एसिड कोरोजन क्वीन बी को अपना छत्ता बनाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और एसिड की आवश्यकता होती है, जो रेड थॉर्न के लिए कोई समस्या नहीं होगी। रेड थॉर्न के माउथ ऑफ रिलिंक्विश में शक्तिशाली पाचन क्षमता थी और उसके शरीर में 1 दर्जन से अधिक पाचन गुहाएं थीं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से अतिरिक्त एसिड को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। यदि माउथ ऑफ रिलिंक्विश को किसी भी एसिड की पुनःपूर्ति की आवश्यकता होती है तो पाचन गुहाएं संग्रहित एसिड को माउथ ऑफ रिलिंक्विश में भेज देती हैं। रेड थॉर्न के शरीर में बड़ी संख्या में खाए गए विदेशी कीड़ों और विदेशी कीड़ों के खून में मौजूद एसिड की भारी मात्रा के कारण रेड थॉर्न के शरीर में पाचन द्रव की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जब भी एसिड द्रव की बड़ी मात्रा को बाहर निकालने की ज़रूरत होती तो पाचन गुहा हमेशा इसकी आपूर्ति करने में सक्षम होती। वर्तमान में रेड थॉर्न को केवल ऑटेट के लिए पाचन गुहाओं में से एक को आरक्षित करने की आवश्यकता थी। यदि एसिड कोरोजन क्वीन बी को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो रेड थॉर्न को केवल अधिक आयामी जीवन रूपों के रक्त और मांस का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। लिन युआन के लिए एक और फायदा यह था कि एसिड कोरोजन क्वीन बी के अनुबंध के लिए उसे अपनी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। रेड थॉर्न के शरीर के अंदर एक परजीवी के रूप में एसिड कोरोजन क्वीन बी केवल रेड थॉर्न के साथ एक अनुबंध बनाएगी, जिससे रेड थॉर्न एसिड कोरोजन क्वीन बी को आराम से नियंत्रित कर सकेगा। रेड थॉर्न और लिन युआन के रक्त संबंध के कारण जब रेड थॉर्न ने एसिड कोरोजन क्वीन बी को कमांड किया तो यह वैसा ही था जैसे लिन युआन ने एसिड कोरोजन क्वीन बी को कमांड किया था। हालांकि परजीवी और मेजबान संबंध के कारण एसिड कोरोजन क्वीन बी का लिन युआन के साथ कोई अनुबंध नहीं होगा। इसलिए लिन युआन एसिड कोरोजन क्वीन बी के लिए कोई इच्छाशक्ति रून प्रदान करने में सक्षम नहीं था। अगर एसिड कोरोजन क्वीन बी को एक काल्पनिक नस्ल में विकसित होना था तो ये केवल डायमंड के शिखर तक ही पहुंच सकती थी, एक जंगली परी की तरह। एक बार जब गुणवत्ता लीजेंड तक पहुंच गई तो एसिड कोरोजन क्वीन बी को अपनी खुद की इच्छाशक्ति रून को समझने की आवश्यकता होगी। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि लिन युआन एसिड कोरोजन क्वीन बी को नहीं बढ़ा सका। इस तरह एसिड कोरोजन क्वीन बी के लिए लीजेंड क्वालिटी तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी इच्छाशक्ति रून को समझ पाती है और एक काल्पनिक नस्ल बन पाती है, तो यह एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी की एक स्रोत प्रकार जीवन रूप के रूप में योग्यता पर निर्भर करेगा। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।